मार्वल में ट्रांसमाइग्रेट होते ही तू बन गया टोनी स्टार्क का असली बेटा, पर तेरी माँ रोजली एक बहुत छोटी बैकग्राउंड की फीमेल एक्स्ट्रा है। और तू उसकी अरबों की दौलत पर भी भरोसा नहीं कर सकता, क्योंकि आयरन मैन को अभी पता ही नहीं कि तेरे जैसा कोई बेटा है। बस भरोसा है तो तेरे दिमाग में मौजूद एक सुपरमैन जैसी कॉमिक इमेज पर नीली बॉडी सूट, लाल केप, सीने पर लोगो, नीचे एक लाइन लिखी है, एक सनलाइट पॉइंट से एक सुपर पावर अनॉक होगी, सुपर ब्रेन। मार्क, अपना तियानफो चेक करो, अपने गोल्डन फिंगर का रूल समझो, बस धूप में बैठो, सनलाइट पॉइंट्स इकट्ठा करो, सुपर पावर्स अपग्रेड करो। अभी अनलॉक हुई एबिलिटी सुपर ब्रेन को लेवल 10 तक ले जाने पर एक बिल्कुल नई एबिलिटी अनलॉक होगी। उसकी सारी पावर्स के साथ स्ट्रेंथ सुपरमैन के बराबर या उससे भी आगे निकल सकती है। सुपरमैन लेवल कॉम्बैट पावर मिलेगी। आगे चाहे मार्वल वर्ल्ड कितना भी खतरनाक हो, खुद को बचा सकोगे। मार्क के दिल में जोश उमड़ पड़ा। सनलाइट पॉइंट इकट्ठा करने का कैलकुलेशन करके अंदाजा लगाया, हर 5 मिनट धूप में एक पॉइंट मिलता है। लगातार 8 घंटे धूप सेकने से सुपर ब्रेन लेवल 1 तक पहुंच सकता है। उंगलियों पर हिसाब लगाकर मार्क इस नतीजे पर पहुंचा, बच्चा बनकर दोबारा जन्म लेने से ब्रेन फंक्शन भी वापस बच्चे जैसा हो गया है। सोच धीमी, नींद और सुस्ती हावी। उसे उम्मीद थी सुपर ब्रेन अपडेट करके ये कमी पूरी हो जाएगी। मार्क लगातार बढ़ते सनलाइट वैल्यू देख ही रहा था कि नर्स डैफ्ने की आवाज़ आई, रोजाली, स्किन अभी बहुत सेंसिटिव है, ज़्यादा देर धूप में रखना ठीक नहीं, आगे से ध्यान रखना। कहकर वो आगे बढ़कर बेबी कार्ड को छांव में लेगी। मैं ध्यान रखूंगी। रोजाली ने बेड पर लेटे लेटे गंभीरता से सिर हिलाया। वाह। सनलाइट वैल्यू बढ़ना रुकते ही मार्क जोर से रोने लगा। अभी बोलना नहीं आता था। कमरे में मौजूद दोनों को उसकी बात समझ ही नहीं आई। अगले 2 दिनों में रोजली ने 7-8 मीडिया हाउसेस से कांटेक्ट किया, पर सबने रिपोर्ट करने से मना कर दिया। बाकी सबकी तरह हॉलीवुड वीकली भी बिना प्रूफ वाली अफवाह छापना नहीं चाहती थी। बस सैन फर्नांडो वैली एंटरटेनमेंट रिपोर्ट नाम के एक छोटे अखबार ने माँ बेटे की फोटो खींची, कहा वो सोचेंगे पब्लिश करें या नहीं। ये अखबार बस सैन फर्नांडो वैली तक सीमित था। सर्कुलेशन बेहद कम, फिर भी रोजली खुशी नहीं छुपा पाई। स्टार बेबी वाली खबर फैलते ही तेरे पापा जरूर तुझे मानेंगे, तब तो स्टार ग्रुप का एयर बन जाएगा। बेबी कार्ड की तरफ झुककर आवाज में उम्मीद भरकर बोली। मार्क मन ही मन सोचकर मुंह बिचकाया, इसे लगता है ऐसे ही हो जाएगा। पिछले 2 दिनों में रोजली और डैफ्ने की बातें सुनकर, कई रिपोर्टर से बातचीत सुनकर, मार्क ने रोजली और टोनी के बीच पुरानी उलझन समझ ली। 2 साल पहले कॉलेज ग्रेजुएट होते ही स्टार बनने का सपना लेकर हॉलीवुड आई थी रोजली। खुद को बेहद खूबसूरत मानती थी। सोचा था जल्दी टॉप एक्ट्रेस बन जाएगी। हॉलीवुड में सुंदरता की कमी नहीं, कंपटीशन उम्मीद से कहीं ज्यादा टफ निकली। रिसोर्स पाने के लिए डर्टी डील्स करने से इनकार करने की वजह से हमेशा छोटे छोटे रोल्स ही मिले। कभी 1-2 लाइन्स वाला कैरेक्टर, ज्यादातर बस बैकग्राउंड के साइलेंट एक्स्ट्रास। कुछ महीने पहले किसी सेट की रैप पार्टी में इत्तेफाक से टोनी स्टार्क से मुलाकात हो गई थी। पिछले 2 सालों से कैथी खुद को पब्लिकली टोनी की गर्लफ्रेंड बताती रही थी। मीडिया में उन्हें साथ होटल मॉल आते जाते बार बार दिखाया जाता रहा। पार्टी में अचानक कैथी और टोनी की बहस हो गई। बुरी तरह अलग हो गए। जाते वक्त टोनी की नज़र कोने में खड़ी खूबसूरत रोजली पर पड़ी। सबके सामने उसे इनवाइट किया। रोजली का दिमाग एकदम घूम गया। बिना सोचे समझे उसकी गाड़ी में बैठ गई। उसी रात होटल में साथ बिताई। उसे लगा शायद इस तरह टोनी की गर्लफ्रेंड बन जाएगी, शायद स्टार्क फैमिली में शादी भी हो जाए। अगले दिन उठी तो टोनी $50,000 का चेक छोड़कर अकेला चला गया। फिर कभी कांटेक्ट नहीं कर पाई। उसके पास टोनी का पर्सनल नंबर नहीं था। स्टार ग्रुप की रिसेप्शन से बस अपॉइंटमेंट वाला जवाब मिलता। खुद कंपनी जाने पर सिक्योरिटी ने गेट पर ही रोक दिया। रोजली ने पूरी तरह उम्मीद छोड़ दी थी। जब तक प्रेगनेंसी का पता नहीं चला, फिर से उम्मीद जग गई। अब वो टोनी की पार्टनर बनने की चाह नहीं रखती, बस चाहती थी वो बच्चे को अपना माने, माँ को बेहतर जिंदगी दे। अगली सुबह रोजली ने डैफ्नी से सैन फर्नांडो वैली एंटरटेनमेंट रिपोर्ट की एक कॉपी मंगवाई। आखिरी पन्ने के कोने में माँ बेटे की फोटो और न्यूज़ छपी थी। 21 YAR OLD रोजली पेन ने दावा किया है, स्टार्क प्रेसिडेंट टोनी स्टार्क के साथ उसका छुपा हुआ अफेयर रहा और उसने उसका बेटा जना है। टोनी से रिक्वेस्ट है वो सामने आए, बच्चे को एक्सेप्ट करे, परवरिश की जिम्मेदारी उठाए। रोजली को अफसोस था खबर फ्रंट पेज पर नहीं छपी, फिर भी बस यही उम्मीद थी टोनी ये रिपोर्ट खुद पढ़ ले और खुद आगे आकर सब मान ले। मैनहाटन में स्टार्क टावर में टोनी प्रोटेक्टिव ग्लासेस पहने मैकेनिकल आर्म से इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स असेंबल कर रहा था। जार्विस की आवाज़ आई, सर एक न्यूज़ आर्टिकल है, आपको एक बार देखना चाहिए। टोनी ने टूल्स रखे, ग्लासेस उतारे, सामने बड़े स्क्रीन पर वो छोटा सा आर्टिकल खुला। इस वक्त जार्विस अभी शुरुआती रूप में था। टोनी पूरी मीडिया नेटवर्क, टीवी चैनल्स, न्यूज़पेपर्स मॉनिटर करने के लिए उसी पर निर्भर था। खुद से जुड़ी हर खबर तुरंत उससे मिल जाती थी। जार्विस, लीगल टीम से कांटेक्ट करो, सैन फर्नांडो वैली एंटरटेनमेंट रिपोर्ट और रोजली पेन को कोर्ट में देख लेंगे। फोटो पर एक नज़र डालकर टोनी ने ऑर्डर दिया। हॉलीवुड की जानी मानी एक्ट्रेसेस तो उसे याद थीं, पर रोजली नाम की ये लड़की उसे बिल्कुल याद नहीं आई। उसे लगा ये भी सिर्फ उसका नाम इस्तेमाल करके पैसे ऐंठने वाली कोई अपॉर्चुनिस्ट है। ऐसे ड्रामा वो बहुत देख चुका था। हुक्म देकर वो फिर से अपने काम में लग गया, इस बात को भूल गया। अगले दिन रोजली ने फिर डाफनी से वही न्यूज़पेपर मंगाई। वो पूरी न्यूज़ हटा दी गई थी। उसकी जगह पूरे पन्ने पर माफीनामा छपा था। इस न्यूज़पेपर ने पिछले दिन बिना वेरीफाई किए एक खबर छापी, जिससे मिस्टर टोनी स्टार की इमेज को नुकसान पहुंचा है। इसके लिए हम माफ़ी मांगते हैं, कृपया माफ़ करें।
लीगल नोटिस मिलते ही छोटा न्यूज़पेपर तुरंत झुक गया। ये कैसे हो सकता है? रोसली का चेहरा उतर गया। उसे कोई और रास्ता नहीं दिख रहा था कि टोनी तक माँ की खबर पहुंचाई जाए। तभी हॉस्पिटल रूम के दरवाजे पर दस्तक हुई। जवाब का इंतजार किए बिना ब्रीफकेस लिए एक यंग मैन सूट पहने अंदर आया। क्या आप रोजाली पेन हैं? उसकी नज़र बेड पर भी। जी मैं रोजाली हूँ। वो सिर उठाकर सिर हिलाकर बोली। स्टार ग्रुप के लीगल लॉयर ग्रेसन टेलर। उसने एक लीगल नोटिस निकाला। चेहरा गंभीर था। मैं टोनी स्टार की तरफ से आपको फॉर्मल वार्निंग देता हूँ। अगर आगे मीडिया पब्लिक में मिस्टर स्टार की इमेज को नुकसान पहुंचाया गया तो लीगल टीम तुरंत कोर्ट में केस करेगी और पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए आपको जवाबदेह ठहराएगी। मार्क सच में टोनी का बेटा है। आप डीएनए टेस्ट करवा सकते हैं। रोजाली इमोशनल होकर बोली। मिस पेन, मिस्टर स्टार के टेस्ट में सहयोग करने की कोई बाध्यता नहीं है। हमारे पास यूएसए की सबसे टॉप लेवल लीगल टीम है। आपको जेल भेजने के लिए काफ़ी है। ग्रेसन ने क्रेडल में लेटे उससे नजरें मिलाते मार्क की तरफ देखा। आवाज़ थोड़ी नरम की। बच्चा बहुत प्यारा है। आप नहीं चाहेंगी वो पैदा होते ही अपनी माँ खो दे और ऑर्फनेज भेज दिया जाए। इस वार्निंग ने रोजली की सारी हिम्मत तोड़ दी। चेहरे की चमक बुझ गई। मैं वादा करती हूँ आगे कभी पब्लिकली टोनी स्टार्क के बारे में कोई बात नहीं करूंगी। खुद के लिए तो वो डर नहीं थी, पर वो नहीं चाहती थी माँ कभी पैदा होते ही ऑर्फनेज पहुंच जाए। उम्मीद है आप आज का वादा याद रखेंगे। ग्रेसन सिर हिलाकर मुड़कर रूम से निकल गया। उसके जाते ही रोजली ने माँ को गोद में उठाकर रो पड़ी। सॉरी बेटा, माँ बेकार है, तुझे अच्छी जिंदगी नहीं दे पा रही। गोद में लिए माँ का मन बड़ा उलझा हुआ था। ये बायोलॉजिकल माँ भले दिखावे और शैलो सोच वाली हो, खूबसूरती के अलावा शायद ही कुछ खास हो, पर उसका प्यार बेहद सच्चा और प्योर था। एक पूरी जिंदगी जी चुकने के बाद भी दिल थोड़ा पिघल गया। रोजली और दाफने डिलीवरी और केयर का कुल बिल 8,650 यूएस डॉलर्स था। डॉक्टर थॉमस ने पैसे क्लियर करने को कहा, वरना हॉस्पिटल छोड़नी पड़ेगी। बिल देखकर रोजली का चेहरा उतर गया। उसकी नॉर्मल ग्रुप सीन वाली कमाई सिर्फ रेंट भर पाती थी। इतनी बड़ी रकम देना पॉसिबल नहीं था। डेफनी, डिस्चार्ज करवाने में मदद करो। डॉक्टर थॉमस का बकाया मैं जल्दी क्लियर कर दूंगी। थोड़ी सोच के बाद उसने डिसाइड किया। ठीक है, मेरे साथ आओ। डैफ्नी उसे कुछ दिन और रेस्ट करने की सलाह देना चाहती थी माँ बेटे की हेल्थ चेक के लिए, पर उसकी मजबूरी देखकर मान गई। रोजली जवान थी, मार्शल आर्ट्स भी प्रैक्टिस करती थी, फिजिकली स्ट्रांग थी, चलने फिरने में कोई परेशानी नहीं थी। डैफ्ने साथ जाकर डिस्चार्ज की फॉर्मेलिटी पूरी करवाने लगी। क्रिब में लेटे मार्क ने राहत की सांस ली। रूम में लाइट बहुत कम आती थी। दिन में बस दोपहर 1-2 घंटे धूप मिलती थी। रोजली बहुत सतर्क रहती। 10 मिनट भी धूप में रहने नहीं देती थी, फिर छांव में ले जाती। कई दिनों में सिर्फ 10 पॉइंट्स ही जुड़ पाए। कलेक्शन एफिशिएंसी बहुत कम थी। हॉस्पिटल छोड़ने के बाद ही धूप सेकने के ज्यादा मौके मिलेंगे, यही सोचते सोचते मार्क्स हो गया। जागा तो रोजली और दाफने बड़े बड़े बैग्स लेकर रूम में लौट आए थे। डिस्चार्ज के साथ साथ बेबी कार्ट, फॉर्मूला, फीडिंग बॉटल, डायपर्स जैसी सारी जरूरी चीजें भी ले आए थे। दाफने ने माँ को कार्ट में सेट किया। रोजाली ने पर्सनल सामान समेटा। दोनों साथ हॉस्पिटल से निकले। पोस्टमार्टम बॉडी अभी कमजोर थी, इसलिए डैफ्ने ने खासतौर पर बॉस थॉमस से लीव लेकर उसे घर तक छोड़ने का फैसला किया। शुक्रिया, तुम्हारे बिना मैं ये सब कैसे झेलती, समझ नहीं आता। रोजली ने कार्ड धकेलते डैफ्ने को दिल से शुक्रिया कहा। कंजर्वेटिव कैथोलिक फैमिली के विरोध के बावजूद अकेले हॉलीवुड आई थी। तभी से फैमिली से रिश्ता तोड़ चुकी थी। अनमैरिड प्रेगनेंसी की बात भी फैमिली को बता नहीं सकती थी। हॉस्पिटल में पूरी केयर डैफ्ने ही की। हम बहनें हैं, ये तो मेरा फर्ज है, डैफ्ने मुस्कुराते हुए बोली। आधे घंटे बाद कार्ट एक पुराने नेबरहुड में पहुंचा। दोनों तरफ की बिल्डिंग्स की दीवारें धुंधली, ग्राफिटी से भरी, डस्टबिन्स ओवरफ्लो करते हुए प्लास्टिक बैग्स और सड़ा हुआ कचरा फैला था। बदबू फैली हुई थी। सड़क किनारे टूटे शीशों वाली गार्बेज से भरी स्क्रैप कार्स खड़ी थी। कोने में कार्डबोर्ड टेंट्स में तरह तरह के होमलेस लोग लेटे थे। मार्क ने नोज ढकने के लिए हाथ उठाया। तभी समझ आया रोजली इस गंदगी से बाहर निकलने को इतना बेताब क्यों है। वो कभी नहीं चाहती थी मार्क हमेशा के लिए यहीं फंसा रहे। रोजली 5वीं मंजिल पर एक पुरानी रेड ब्रिक अपार्टमेंट किराए पर रहती थी। कमरा पुराना पर साफ सुथरा था। डाफनी बच्चों की देखभाल की बारीकियों पर ध्यान देते हुए सामान समेटने में मदद कर रही थी। बच्चा रोए तो या तो भूख होगी या डायपर गीला, बार बार चेक करते रहना। मैं ऊपर वाले फ्लोर पर हूँ, रात में कुछ भी हो तो बुला लेना। सब सेटल हो जाने के बाद अंधेरा गहराते ही रोसली ने डैफ्नी की केयर का शुक्रिया अदा करने के लिए खुद खाना बनाया। अगले कुछ दिन रोसली अकेले माँ की सारी जिम्मेदारी संभालने लगी। एक्सपीरियंस ना होने की वजह से कई गलतियां होती रहीं। मार्क, रोजाली जो भी शिशु देख चुकी थी, सब बहुत ज्यादा रोते थे। उसने आराम से सुनकर समझा उसकी माँ को अपना नाम पता ही नहीं था। झुककर माँ के गाल पर चूमते हुए बोली, तो भगवान का दिया सबसे अच्छा गिफ्ट है माँ के लिए। 1 महीना बीतते बीतते सनलाइट वैल्यू 100 पहुंच गई। दिमाग में दिखते इस नंबर को देखकर माँ खुश हो गया। रोजली हमेशा नर्स डैफ्नी की हिदायत मानती। थोड़ी भी धूप लगते ही कार्ड छांव में ले जाती। चाहे प्रोटेस्ट भी करती रहे तो फर्क नहीं पड़ता। सिर्फ रोजली के व्यस्त होने पर ही थोड़ी और धूप मिल पाती। ऊपर से कई दिन बारिश भी हुई। पूरा 1 महीना लगा 100 पॉइंट्स इकट्ठा करने में। सुपर ब्रेन को अपग्रेड करने में पूरे 100 पॉइंट्स इन्वेस्ट किए। सुपर ब्रेन लेवल 1 मिलते ही एबिलिटी इंस्टेंटली बढ़ी। ब्रेन तुरंत साफ हो गया। पहले 10 तक के एडिशन सब्ट्रैक्शन भी उंगली गिनकर करने पड़ते थे। ट्रांसमाइग्रेशन से पहले की ज्यादातर मेमोरी धुंधली, उलझी हुई थी, बिल्कुल बूढ़े जैसी भूलने वाली। लेवल 1 अपग्रेड के बाद
इंटेलिजेंस नॉर्मल एडल्ट के बराबर आ गई। धुंधली मेमोरीज तक फिर से साफ साफ याद आने लगी। सिर्फ एक लेवल बढ़ने से इतना इफेक्ट, कंप्यूटेशन पावर लगातार अपग्रेड होते होते फ्यूचर में सुपर कंप्यूटर जितनी हो सकती है, इसी सोच से मुट्ठी भींची, उत्साहित हो गया। पर सुपर ब्रेन सिर्फ कैलकुलेशन एबिलिटी बढ़ाता है, लाइफ एक्सपीरियंस खुद अपने आप नहीं मिलती। सिर्फ इंटेलिजेंस से सब कुछ नहीं समझा जा सकता। जैसे टोनी के पास टॉप आईक्यू होने के बावजूद लाइफ में बार बार गलतियां करता है। एक और फायदा, स्लीप की जरूरत काफी कम हो गई। इस लोकेलिटी में रात कभी शांत नहीं होती। अक्सर देर रात नशेड़ी और आवारा लोग शोर मचाते, गाना गाते, रेस करती बाइक्स की आवाजें आती, कभी कभी तो गैंग शूटआउट भी। माँ के 1 महीने का होते ही रोजली फिर हॉलीवुड लौटी शूटिंग करने। सेविंग्स खत्म होने लगे थे, ऊपर से हॉस्पिटल का बकाया भी था। बचत खर्च करके रेंट चुकाना भी मुश्किल हो गया। इसीलिए $3000 महीने पर डेफनी को फुल टाइम हायर किया, मार्क की देखभाल के लिए। ये हॉस्पिटल वाली सैलरी से काफ़ी ज़्यादा था। डेफनी ने तुरंत जॉब छोड़ दी। डैफ्नी की देखभाल रोजली से कहीं ज़्यादा प्रोफेशनल थी। फॉर्मूला का टेम्परेचर, कॉन्सेंट्रेशन बिल्कुल सही, डायपर बदलते वक्त हाथ बेहद जेंटल। मार्क को कभी असहज नहीं होने देती। बस सनलाइट को लेकर वो और भी स्ट्रिक्ट थी। 5 मिनट से ज़्यादा धूप में रहते ही कार्ड वापस खींच लेती। प्लीज़ इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी मत निभाओ। मार्क मन ही मन कुड़कुड़ाता, रोने से भी उसका मन नहीं बदलता। ये प्रोफेशनल नर्स कभी लापरवाही नहीं करती। सुपर ब्रेन को लेवल 2 तक ले जाने के लिए 200 सनलाइट पॉइंट्स चाहिए थे। डेफनी के हमेशा साथ होने की वजह से पूरे 6 महीने लग गए ये पॉइंट्स जुटाने में। सुपर ब्रेन दूसरी बार अपग्रेड होते ही ब्रेन की कंप्यूटेशन पावर फिर से जबरदस्त बढ़ गई। पहले जो सवाल घंटों उलझाए रखते थे, अब थोड़ा सोचते ही जवाब निकल आता। प्रीवियस लाइफ की और मेमोरीज जागी। लेवल 1 नॉर्मल एडल्ट के बराबर था। लेवल 2 अब प्रीवियस लाइफ के देखे जीनियस स्टूडेंट से भी आगे था। पिछले जन्म में अगर ऐसा ब्रेन होता, वो कॉलेज आराम से टॉप कर सकता था। कैसे सिर्फ ऑर्डिनरी कॉलेज तक ही पहुंच पाया। दिल में हल्का अफसोस उठा। इंटेलिजेंस बूस्ट का असली फायदा अब समझ आया। मार्क अब सुपर ब्रेन का लेवल जल्दी बढ़ाना चाहता था। लेवल 3 के लिए 400 सनलाइट पॉइंट्स चाहिए। नहीं, सनलाइट वैल्यू कलेक्ट करने की एफिशिएंसी बहुत कम है। मार्क को साफ समझ आ गया कि कुछ बदलना जरूरी है। डैफ्ने हमेशा ध्यान रखती रहेगी तो सुपर ब्रेन को अपग्रेड करने में पता नहीं कितना वक्त और लगेगा। मार्क जोर से रोने लगा। छोटे मार्क, क्या हुआ? पॉटी करनी है? डाफनी तेजी से आई, कार्ट से मार्क को जेंटली उठाकर वॉशरूम की तरफ ले गई। टॉयलेट पर बिठाया तो मार्क ने पेशाब नहीं किया, बल्कि दोनों पैर जमीन पर जमाकर सीधा खड़ा हो गया। शरीर हिलाते हुए आगे निकलकर वॉशरूम से बाहर आ गया। ओ माय गॉड, मार्क वॉक कर सकता है। डैफ्नी की आंखें फटी की फटी रह गईं, बेहद हैरान। नॉर्मल शिशु 10 महीने के बाद चलना सीखते हैं, मार्क सिर्फ 7 महीने का था। यह उसकी सोच से बिल्कुल बाहर था। असल में एक शिशु 6 महीने में ही पैरों की हड्डियां इतनी मजबूत रखता है कि शरीर संभाल सके। बस बैलेंस की कमी होती है, जिसकी वजह से चल नहीं पाता। ये कमी मार्क में नहीं थी। वो पहले ऐसा दिखाना नहीं चाहता था, पर डैफ्नी तुरंत चिल्लाई, रोजली जल्दी आओ, देखो मार्क वॉक कर सकता है। सच में कमाल है माँ। माँ छोटे छोटे पैर हिलाते हुए रोजली की तरफ बढ़ा। मुंह से थोड़े धीमे शब्द निकाले। बोलने की एबिलिटी उसमें पहले से थी, बस जानबूझकर छुपा रखी थी। ओ माय गॉड बेबी, माँ बुला रहा है। रोजली की आंखों में आंसू भर आए। झुककर मार्क को गोद में उठाकर गालों पर चूमने लगी। आधे साल की सारी मेहनत उसे उसी वक्त सार्थक लगी। डाफने हैरानी छुपा नहीं पा रही थी। छोटा मार्क बोल भी सकता है। इंटेलिजेंस उम्र से कहीं ज्यादा है। ये सच में टोनी स्टार्क का बच्चा है। रोजली ने सिर उठाकर डाफने को गुस्से से देखा। तो तुम्हें पहले यकीन नहीं था? लगता था मैं झूठ बोल रही हूँ। डाफने ने नजरें चुराकर मुंह फेर लिया, थोड़ा असहज। सैन फर्नांडो वैली एंटरटेनमेंट रिपोर्ट में माफीनामा छपने के बाद से उसे यकीन नहीं था इस स्टोरी पर। पहले रोजली का दिल दुखाना नहीं चाहती थी, इसलिए हाँ में हाँ मिलाती रही। उसने जल्दी से बात बदलकर माहौल हल्का किया। अब मार्क वॉक करने लगा है, काट में सुलाना ठीक नहीं। रोजली ने सिर हिलाया। दोनों ने नए बेडरूम के फर्श पर छोटा बेड सेट किया। सॉफ्ट कुशन से टेबल चेयर के कोने कवर किए, ताकि मार्क को चोट न लगे। चलना आते ही मार्क की एक्टिविटी रेंज काफी बढ़ गई। हमेशा डैफ्ने की नज़र बचाकर विंडो के पास जाकर धूप सेकने की कोशिश करता। छोटा मार्क फिर धूप में जा रहा है। मैंने बताया था ना, यूवी। अच्छी बात। मार्क की स्किन हमेशा गोरी गुलाबी रहती, कोई सनबर्न नहीं होता। इसलिए डैफ्ने ने ज्यादा सख्ती छोड़ दी। सिर्फ 1 महीने मार्क ने 400 सनलाइट पॉइंट्स इकट्ठा कर लिए। सुपर ब्रेन लेवल 3 तक पहुंच गया। ब्रेन की कंप्यूटेशन पावर और तेज हो गई। बिना सोचे किसी भी संख्या का मेंटली कैलकुलेट कर लेता। 9852 टाइम्स 7926 इक्वल 780869552। मन ही मन सोचता। पिछले जन्म में ऐसी कैलकुलेशन एबिलिटी होती तो टॉप कॉलेजेस आराम से मिल जाते। अगला लेवल 800 सनलाइट पॉइंट्स मांगता है। घर के अंदर पॉइंट्स कलेक्ट करना रिस्की है। बेहतर होगा बाहर जाकर लंबे वक्त तक धूप सेकी जाए। अपार्टमेंट में हर दिन सिर्फ 3-4 घंटे धूप आती थी। अगर कोई ना भी रोके तो भी कलेक्शन स्पीड धीमी ही रहती। मार्क शांति से बाहर जाने का मौका देखता रहा। उस रात रोजली कंप्यूटर पर बैठी थी। अचानक स्क्रीन पर एक नोटिस चमकी। लीसा फार्मूला कंपनी एक कमर्शियल बना रही है। 1 साल से छोटे बेबी बॉय के साथ माँ के फेस को रिप्रेजेंट कर सकने वाली महिला की जरूरत। 3 दिन के अंदर टेंगड़ा एडवर्टाइजिंग स्टूडियो पहुंचे।
माँ को $1000 मिलेगी, चाहिए जेंटल लुक्स। बच्चे को $2000 मिलेगा, गोरा मोटा चीयरफुल बच्चा चाहिए जो शूट में कोऑपरेट करे। रोजली ने पीछे मुड़कर फर्श पर बैठे स्क्रीन को घूरते मार्क की तरफ देखा। मन में आइडिया आया, वो नॉर्मली ग्रुप सीन करती है। एक दिन की मजदूरी सिर्फ $200 $500 मिलती है, वो भी पूरे दिन भागदौड़ करके। अगर माँ बेटे दोनों एक साथ अपीयर करें तो $3000 मिल सकते हैं। उसके टाइट बजट के लिए ये ऑफर काफ़ी अट्रैक्टिव थी। माँ का पैदाइश वाली सिकुड़ी हुई शक्ल से बदलकर गाल गुलाबी और भरे हुए, आंखें आसमान जैसी नीली, रोजली और टोनी दोनों की खूबसूरती परफेक्ट कॉम्बाइन, सबको अट्रैक्ट करने वाला। रोजली को यकीन था रोल उसे मिल जाएगा, बस चिंता थी माँ की उम्र इतनी कम है। वो झुककर मार्क को जेंटली देखते हुए बोली, मार्क, माँ के साथ कमर्शियल में आएगा? उसे उम्मीद नहीं थी बच्चा जवाब समझेगा, पर माँ की आंखों में चमक आई। साफ बोल पड़ा, जाऊंगा माँ के साथ। बाहर जाने से बहुत सारे सनलाइट पॉइंट्स मिलने का मौका है। अगली सुबह रोसाली ने प्रोफेशनल नर्स डैफ्नी को कमर्शियल वाला प्लान बताया। उसकी परमिशन मांगी, बिना उसकी सहमति के आगे बढ़ना नहीं चाहती थी। डैफ्नी थोड़ा सोचकर बोली, मार्क 8 महीने का हो गया है, हेल्थ भी हमेशा अच्छी रही है, बाहर जा सकता है, बस सन प्रोटेक्शन और गर्मी सर्दी से बचाव जरूरी है। कोई बाहरी उसे टच ना करे, बहुत नज़दीक आकर बात ना करे। माँ की अप्रूवल मिलते ही रोजाली ने फॉर्मेलिटी शुरू कर दी। सोशल सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन, मेडिकल सर्टिफिकेट, माइनर परफॉर्मेंस परमिशन सब अरेंज किया। दोनों मार्क को लेकर पूरी प्रोसेस पूरी करते रहे। दिन भर बाहर रहने से सनलाइट वैल्यू +28 हुई। मार्क नई वैल्यू देखकर संतुष्ट हुआ। बाहर धूप सोखने की एफिशिएंसी इंडोर से कहीं ज्यादा थी। अगले दिन सुबह दोनों कैब लेकर हॉलीवुड के सनसेट बुलेवार्ड के पास टेंगना एडवर्टाइजिंग कंपनी पहुंचे। आधे घंटे में बिल्डिंग तक पहुंचे। लॉबी में लगभग 100 लोगों की लंबी लाइन थी, ज्यादातर औरतें, कई ने बेबी कार्ड्स भी लिए हुए थे। इतने सारे लोग मिल्क फॉर्मूला कमर्शियल के लिए आए हैं, जरूर इनकम अच्छी होगी, हम भी जल्दी लाइन में लगते हैं। रोजली को इसकी आदत थी, कार्ड धकेलते हुए लाइन के आखिर में खड़ी हो गई। हॉलीवुड में कंपटीशन बेहद तगड़ा है, चाहे कितना भी छोटा रोल हो उसके लिए भी सैकड़ों लोग लगे रहते हैं। ये कमर्शियल एक्टिंग वर्क एक्स्ट्रा वर्क से आसान है, इसीलिए बहुत सारे स्टडिंग बैकग्राउंड एक्टर्स यहाँ आते हैं। प्रोफेशनल एक्टर्स लाइन में नहीं लगते। इसी दौरान एक भारी मेकअप वाली ही रोजाली, कितना इत्तेफाक तुझसे यहाँ मिलना। रोजाली का चेहरा तन गया, तू भी इस एड के लिए ऑडिशन देने आई है? दोनों ने साथ ही हॉलीवुड स्ट्रगल शुरू किया था। उम्र और लुक्स भी सिमिलर, हमेशा एक जैसे रोल्स के लिए कम्पीट करती रहीं। कभी वो जीतती कभी ये, पुरानी नाराजगी बहुत गहरी थी। अमेली ने पहले साथी के साथ मिलकर अफवाह फैलाई थी कि रोजली तीसरे दर्जे के डायरेक्टर एंड्रयूज के साथ रहकर ग्रुप सीन रोल हासिल करती है। इसी की वजह से डायरेक्टर की वाइफ ऊना ने आकर झगड़ा किया, हाथापाई भी हुई। रोजली को मजबूरन पुराना घर छोड़कर सस्ते अपार्टमेंट में जाना पड़ा। इस बात के लिए वो अमेली से बिल्कुल भी नरमी नहीं दिखाती। अमेली जानबूझकर आसपास के सुनने के लिए लाउड आवाज में हंसते हुए बोली, इतनी अच्छी पे है इस एड में, मैं भी ट्राई करने आई हूँ। तू तो पहले ही डायरेक्टर से अरेंजमेंट नहीं कर चुकी रोल फिक्स करने के लिए। आसपास की सारी लाइन में खड़ी औरतें रोजली की तरफ देखने लगी। आंखों में सतर्कता आ गई। अपने बेटे के सामने खुलकर झूठ बोलने की हिम्मत, मुंह फाड़ दूंगी। रोजली का चेहरा गुस्से से लाल पड़ गया, आगे बढ़ी। पहले वो इतनी इंपल्सिव नहीं होती थी, पर माँ बनने के बाद अपने बेटे के सामने खुद को इंसल्ट होते देखना उसे बर्दाश्त नहीं था। अमीली डर के मारे 2 कदम पीछे हट गई। उसे अंदाजा नहीं था इसका स्वभाव इतना स्ट्रांग हो चुका है। पागल। अमीली धीमे में गाली देकर साइड में हट गई। रोजली ने सांस नॉर्मल करके गुस्सा दबाया। कार्ट में बैठे मार्क ने आंखें सिकोड़कर अमीली का चेहरा गौर से देख लिया। याद रख लिया, पिछले 8 महीने रोजली की केयर ने उसे इमोशनली अटैच कर दिया था। ये अपमान उसने भी दिल में उतार लिया। लाइन में 1 घंटे बाद आखिरकार रोजली की बारी आई। डाफनी कार्ड धकेलती हुई उसके साथ ऑडिशन रूम में गई। लंबी टेबल के पीछे 2 पुरुष 2 महिलाएं बैठे थे। कुछ स्टाफ मेंबर्स भी मौजूद थे। नाम प्लेट पर आइडेंटिटी लिखी थी, एडवर्टाइजिंग एंड फॉर्मूला कंपनी मैनेजर, डायरेक्टर, फिल्म मेकर और चाइल्ड वेलफेयर ऑफिसर। यूएस लॉ में बच्चों को शूट में इन्वॉल्व करने के लिए कंपलसरी है, जिन्होंने पहले भी कई प्रोजेक्ट्स किए हैं। बीच में बैठे डायरेक्टर केलब बेल ने उसकी सेल्फ इंट्रोडक्शन बीच में रोकते हुए कहा, मिस पेन, आप माँ का रोल ट्राई कर रही हैं या साथ में आपका बेटा भी स्क्रीन बेबी रोल देगा? रोजाली ने बगल में खड़े कार्ड की तरफ देखा। कैलिब को थोड़ा इंटरेस्ट आया, बच्चे को बाहर लाओ देखते हैं। बाकी सभी कैंडिडेट्स या तो सिर्फ माँ का रोल ट्राई कर रही थी या बस बच्चे की रोल, माँ बेटा दोनों साथ compete करने वाली सिर्फ रोजली थी। रोजली ने डाफने को इशारा किया मार्क को बाहर निकालने के लिए। नए एनवायरनमेंट में नॉर्मली बाकी बच्चे रोनेते हैं, पर मार्क शांति से डाफने की गोद में टिका रहा, नीली आंखों से पूरे रूम को शांति से देखता रहा। ये छोटे एंजल जैसा प्यारा, बिल्कुल भगवान की देन जैसा दिखता है। स्टाफ मेंबर्स एक के बाद एक तारीफ करने लगे। पहले थोड़े थके हुए दिखने वाले चारों जजेस तक सीधे बैठ गए। मिल्क फॉर्मूला कंपनी मैनेजर जूलिया हैरिंगटन आंखों में चमक लाकर बोली, मिस पेन, बच्चे का नाम क्या है, कितना बड़ा है? इसका नाम मार्क है, 8 में का है। सबकी तारीफ सुनकर रोजली के मन में गर्व भर गया। हॉलीवुड में इतने साल स्ट्रगल करने के बावजूद कोई खास पहचान नहीं बनी। मार्क ही उसकी सबसे बड़ी उपलब्धि है। जूलिया तुरंत डिसाइड कर बैठी, यही है, हमारे आर्ट को इसी एंजल जैसे बच्चे की जरूरत है। प्रोजेक्ट इंचार्ज होने की वजह से उसकी बात सबसे भारी थी। केलब ने भी सिर हिलाकर सहमति दी।
उसे भी मार्क का लुक्स पसंद आया। प्रोसेस के हिसाब से एक फाइनल टेस्ट होना जरूरी था बच्चे की कोऑपरेशन कंफर्म करने के लिए। माँ, फॉर्मूला बनाकर बच्चे को पिलाना है। बच्चा पीने के बाद ताली बजाकर हंसे। फिर माँ फॉर्मूला कैन उठाकर आर्ट का डायलॉग बोले। पहले जितने भी बच्चों ने ट्राई किया था, कोई लुक सही नहीं होते तो कोई पूरा टाइम रोता रहता, फॉर्मूला पीने से मना करता, जमीन पर क्रॉल करने लगता, शूट करना बहुत मुश्किल हो रहा था। कैलेब ने बताया, मार्क एबिलिटी रखता है कोऑपरेट करने की। स्क्रिप्ट देख लिया। रोजली ने डायलॉग याद करके स्क्रिप्ट वापस लौटाया। स्टाफ ने प्रॉप्स और पोजीशन सेट किए। कैलेब ने हैंड सिग्नल दिया, एक्शन। कैमरा रोजली और जमीन पर बैठे मार्क पर फोकस हुआ। रोजली ने एक्सपर्ट तरीके से बॉटल में फॉर्मूला मिलाई, बाकी कॉम्पिटिटर से कहीं बेहतर। वो एक्सपीरियंस्ड माँ थी। फॉर्मूला रेडी होते ही झुककर माँ के सामने रखी। बेबी, दूध पी लो, अभी माँ का फीडिंग टाइम नहीं था। रोजली को डर था वो कोऑपरेट नहीं करेगा, पर मार्क ने नेचुरली बॉटल पकड़कर मुंह में डाल लिया, चुपचाप पीने लगा। रूम में सब लोगों ने राहत की सांस ली। पहले ज्यादातर बच्चे मिल्क पीने से मना कर देते थे, क्रू को परेशान कर देते थे। मार्क के पीने के बाद रोजली ने बॉटल हटाई। अगला शॉट था ताली बजाकर हंसना। पूरी फिल्म में सबसे मुश्किल शॉट। पहले सारे पेरेंट्स ने कोशिश की पर सफल नहीं हो पाए। रोजली कैमरा के बाहर खड़े होकर बार बार ताली बजाकर मार्क को गाइड करने लगी। मार्क अपनी अनयूजुअल स्मार्टनेस दिखाना नहीं चाहता था, फिर भी साथ ही हाथ उठाकर ताली बजाने लगा। जूलिया जोर से खुश होकर चिल्लाई। पूरा क्रू तालियां बजाने लगा। ये तो सबसे स्मार्ट बेबी है। तालियों के बाद रोजली ने मिल्क कैन उठाकर सीधा कैमरा की तरफ देखा। लीसा फॉर्मूला, बेहतरीन न्यूट्रिशन, ग्रोथ बिना किसी टेंशन के। कैलेब बेहद खुश होकर बाकी 3 जजेस की तरफ देखा। माँ और बच्चा दोनों रोल मिस पेन और छोटे मार्क को दे रहे हैं। बाकी सब भी सहमत हो गए। एडवर्टाइजिंग कंपनी के मैनेजर डैरियन हॉटन ने 2 कॉन्ट्रैक्ट्स निकाले, रोजली की तरफ बढ़ाते हुए। मिस पेन, अगर आपको कोई आपत्ति नहीं तो साइन कर सकती हैं। रोजली ने टर्म्स पढ़कर सिर हिलाकर साइन किया। डैरियन ने आगे बढ़कर हाथ मिलाया। 3 दिन बाद कंपनी में ऑफिशियल शूट के लिए आइए। मुझे याद रहेगा, दोनों कार्ड ढकेलते बाहर निकले। बाहर ऑडिशन रूम के सामने खड़ी अमेली से टकराए। सामने से प्रोवोक करते हुए घूरने वाली आंखों से देखा, फिर रूम में गई। जल्दी ही अंदर से डारियन की माफी भरी आवाज आई। सॉरी मैम, दोनों रोल्स पहले ही तय हो चुके हैं। आगे किसी और प्रोजेक्ट में साथ काम करने की उम्मीद है। उसके तुरंत बाद अमेली की गुस्से भरी चीखें आईं। नामुमकिन, डैमेट। रोजली और डैफ्ने एक दूसरे को देखकर मुस्कुराए, बिल्डिंग से निकल गए। रोल मिलने का सेलिब्रेशन करने के लिए रोजली डैफ्ने को केएफसी ले गई। पेट भर खाना खाकर साथ मार्क को लेकर घर लौटे। नई सनलाइट वैल्यू +20 देखकर मार्क खुश हो गया। इससे ना सिर्फ रोजली को इनकम इंप्रूव करने में मदद मिलेगी, बल्कि खुद के लिए भी सनलाइट जुटती रहेगी। दोनों तरफ फायदा। 3 दिन बाद रोजली, डैफ्ने फिर मार्क को लेकर टेंगा एडवर्टाइजिंग कंपनी पहुंचे। एक स्टाफ मेंबर ने उन्हें लिफ्ट में टॉप फ्लोर शूट लोकेशन तक पहुंचाया। ऑफिस को कोजी किचन में बदल दिया गया था। बड़ी फ्लोर टू सीलिंग विंडोज से धूप भरपूर आ रही थी। मार्क कार्ड से पूरी तरह विंडोज वाला टॉप फ्लोर लग्जरी होम। पूरे दिन धूप मिलती थी। टाइट अपार्टमेंट से कहीं ज्यादा कंफर्टेबल। मिस पेन, वेलकम। डारियन आगे बढ़कर रोजली से हाथ मिलाया। कैलेब क्रू को सेट अरेंज करने का इंस्ट्रक्शन दे रहा था। आवाज सुनकर सब मुड़कर देखने लगे। मार्क की गुलाबी गोरी परफेक्ट स्किन देखकर हैरान रह गए। पहले भी सुना था बच्चा बेहद प्यारा है, आज देखकर यकीन हो गया। ऐसा लगता है भगवान ने खुद चूमा हो। छोटा मार्क इतना अट्रैक्टिव है, ये आर्ट जरूर हिट होगा। मार्क की खूबसूरती की तारीफ करते हुए किसी ने अचानक उसकी आइडेंटिटी का जिक्र किया। सुना है इसका असली पिता टोनी स्टार्क है। सच में? तुझे कहाँ से पता चला? सैन फर्नांडो वैली एंटरटेनमेंट रिपोर्ट में छपा था। जरूर अफवाह ही होगी। टोनी स्टार्क का बेटा ऐसे ऐड में क्यों आएगा? चर्चा बढ़ती गई। कैलेब का चेहरा सख्त हो गया। जोर से डांटा, यहाँ खड़े खड़े गप्पे मत मारो, काम पर लगो। मार्क ने सारी बातें सुन ली। दिल में उलझन उठी। सैन फर्नांडो वैली एंटरटेनमेंट रिपोर्ट की सर्कुलेशन इतनी कम थी। इतने समय बाद इस क्रू को ये बात कैसे याद रह गई? दिमाग में तुरंत अमेली का नाम कौन था? उसकी रोजली से पुरानी दुश्मनी है, ऊपर से रोल भी हाथ से निकल गया। जरूर उसी ने गुस्से में ये अफवाह फैलाई है। मार्क ने ये बात भी दिल में नोट कर ली। कैलेब ने रोजली को चेंजिंग रूम भेजा। सिंपल। कैलेब काफी संतुष्ट होकर ऑफिशियल शूट शुरू करने का ऑर्डर दिया। मार्क पूरे समय जानबूझकर कोऑपरेट करता रहा। शूट काफी स्मूथ चला। मेन लाइन शॉट्स आधे घंटे में पूरे हो गए। एक्स्ट्रा फुटेज जोड़कर पूरी शूट 1 घंटे से कम में खत्म हुई। बहुत बढ़िया। छोटा मार्क कितना समझदार है। कैलेब ने रोजली की तरफ मुड़कर तारीफ की। अपना कॉन्टैक्ट दे दो, आगे किसी प्रोजेक्ट में मैचिंग बच्चा चाहिए हुआ तो खुद कांटेक्ट करूंगा। रोजली ने खुशी से कार्ड दिया। डैफ्ने के साथ कार्ड धकेलते हुए कंपनी से विदा ली। पैसे कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से डायरेक्टली एड एजेंसी दे रहा था। थर्ड पार्टी पेमेंट एजेंसी के जरिए $3000 का पूरा पेमेंट 1 हफ्ते में मिल गया। लीसा मिल्क फॉर्मूला का एड पूरे नेटवर्क, सबवे, टीवी, न्यूज़पेपर में हर जगह दिखने लगा। मार्क की गुलाबी गोरी इमेज लोगों का दिल जीतने लगी। ये बेबी इतना क्यूट है, काश मेरा भी ऐसा प्यारा बच्चा हो। ऐड के बाद कंपनी की सेल्स सीधे 30% बढ़ गई। कई और मदर बेबी ब्रांड्स भी रोजली से कांटेक्ट करने लगे। डायपर्स, बॉटल्स, स्किन केयर प्रोडक्ट्स, कार्ट, रॉकिंग चेयर तक के ऑर्डर्स आने लगे। वो मार्क को लेकर कई एडवर्टाइजिंग कंपनीज में शूट करने लगी। ग्रुप सीन से कहीं ज्यादा पे और कम मेहनत। महीने के अंत तक टोटल हॉलीवुड के टॉप स्टार्स जितना ना सही,
पर उसकी टाइट फाइनेंशियल कंडीशन काफ़ी बेहतर हो चुकी थी। रोजाली ने झुककर माँ का हाथ थाम लिया, आवाज़ में एक्साइटमेंट, बेबी अब हम यहाँ से शिफ्ट कर सकते हैं। पहला पैसा मिलते ही उसका पहला प्लान था शिफ्ट करना। ये पूरा नेबरहुड इतना अनसेफ था, छोटे मार्क के लिए भी और अकेली रहने वाली उसके लिए भी रिस्की। रोजली ने 2 दिन घूमकर घर देखे, आखिरकार 10 किलोमीटर दूर क्रैन डिस्ट्रिक्ट में एक स्टैंड ऑन हाउस चूज किया। मूवर्स से कांटेक्ट करके उसी दिन शिफ्ट हो गई। क्रैन डिस्ट्रिक्ट बेहद साफ सुथरा, ऑर्गेनाइज्ड, अपने खुद के रेजिडेंट एसोसिएशन और पेट्रोल सिक्योरिटी वाला। होमलेस लोग और गैंग्स एंट्री नहीं ले पाते थे। मार्क को सबसे ज्यादा पसंद आया घर के आंगन में फैला बड़ा लॉन। पूरे दिन धूप आती थी, दिन भर लॉन पर बैठकर सनलाइट वैल्यू जमा कर सकता था। अगली सुबह रोजली फ्रूट्स लेकर मार्क के साथ नेबर से मिलने निकली। इस एरिया में रेंट पर घर लेने के रूल्स काफ़ी स्ट्रिक्ट थे। रेंट देने के अलावा आसपास वालों की परमिशन भी जरूरी थी। नाराज हो जाएं तो जॉइंट एप्लीकेशन दाखिल करके निकाल सकते हैं। नए आने पर उसे नेबर से अच्छे रिलेशंस बनाने थे। मार्क के सामने आते ही सबका दिल जीत लिया। आसपास की सारी हाउसवाइफ्स उसे प्यार से देखने लगी। नए घर में सेटल होने के बाद एड ऑफर्स लगातार आने लगे। इंडस्ट्री में सबको पता चल गया था मार्क कितना हैंडसम कोऑपरेटिव है। चाहे प्रोडक्ट बेबी रेटेड ना भी हो, बच्चे की ज़रूरत हो तो कंपनीज पहले मार्क और रोजाली को ही कॉन्टैक्ट करती थी। 5 साल बीत गए। रोजली ने अब मार्क के धूप सेकने पर कोई पाबंदी नहीं लगाई। सनलाइट कलेक्ट करने की एफिशिएंसी काफ़ी बढ़ गई। इन 5 सालों में सुपर ब्रेन लगातार 5 लेवल्स ऊपर चढ़ चुका था, अब लेवल 8 तक पहुंच गया। मार्क की इंटेलिजेंस ह्यूम पीक तक ले गया। अब खुद टोनी स्टार्क के सामने भी वो पूरी तरह कॉन्फिडेंट था कि थिंकिंग एनालिसिस में पीछे नहीं रहेगा। फोटोग्राफिक मेमोरी पूरी तरह डेवलप हो चुकी थी। नॉलेज अब्जॉर्ब करने की स्पीड भी बेहद तेज। ट्रांसमाइग्रेशन से पहले पढ़ी हुई सारी किताबें अब शब्द दर शब्द याद हो चुकी थीं। जब रोजली बाहर होती, मार्क अकेला कंप्यूटर पर बैठकर हायर मैथमेटिक्स, क्लासिकल मैकेनिक्स, क्वांटम फिजिक्स सीखता, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, सेल बायोलॉजी, प्रोग्रामिंग और नेटवर्किंग भी। जो थ्योरीज पहले समझना मुश्किल था, अब खुद सीखने में कोई रुकावट नहीं थी। उस दोपहर किसी फिल्म के लिए इंपॉर्टेंट रोल का ऑडिशन देने गई रोजाली घर लौटी। चेहरे पर गहरी थकान थी। मार्क ने एक ग्लास गुनगुना पानी लाकर उसके सामने रखा। नरमी से पूछा, माँ, ऑडिशन फिर से ठीक नहीं गया? 5 साल की साझा जिंदगी में रोजली अब उसकी सच्ची माम चुकी थी। इतना उदास देखकर दिल में दर्द उठा। माँ बेकार है। शायद मैं सच में एक्टिंग के लिए नहीं बनी, शायद शुरुआत ही गलत थी। रोजली ने मार्क को गले लगाकर सुबकना शुरू कर दिया। 5 साल हॉलीवुड और एड इंडस्ट्री में मेहनत करते हुए काफी नाम कमा चुकी थी। जरूर किसी एजेंसी को उसे साइन कर लेना चाहिए था, पर कोई इंटरेस्ट नहीं ले रहा था। कई बिग फिल्म रोल्स के लिए ऑडिशन दिया, बार बार रिजेक्ट हुई, कभी ऑडिशन तक नहीं मिला। इस बार आधा महीना तैयारी करके टूम रेडर स्पिरिट फिल्म का इंपॉर्टेंट फीमेल रोल ट्राई किया, फिर भी रिजेक्ट हो गई। बार बार की हार से टूट चुकी रोजली सोचने लगी, शायद फैमिली से रिश्ता तोड़कर हॉलीवुड आना ही गलत कदम था। माँ, हो सकता है तुमने इंडस्ट्री में किसी को गुस्सा दिलाया हो, जानबूझकर दबा रहे हो, मार्क ने कहा। नामुमकिन। रोजाली ने इंस्टिंक्टिवली इनकार किया। खुद को बस एक बैकग्राउंड एक्ट्रेस मानती थी, टॉप टीयर आर्टिस्ट तक उसकी पहुंच ही नहीं। शांत होने के बाद उसने सालों से जुटाए डायरेक्टर्स के कॉन्टैक्ट्स निकालकर कॉल करना शुरू किया। ये कॉन्टैक्ट्स उसने एड इंडस्ट्री के नेटवर्किंग से बना थे। कॉल खत्म होने के बाद रोजली का चेहरा सख्त पड़ गया, आवाज़ में गुस्सा। कैथी से पूछताछ करने के बाद उसे आखिरकार पता चला हर रुकावट के पीछे यही टॉप एक्ट्रेस है। कैथी एक टॉप टैलेंट एजेंसी सीए के बैकअप से चलती है। इंडस्ट्री के आधे लीडिंग आर्टिस्ट उसी के अंडर है। उसने पब्लिकली कह दिया था, जो भी एजेंसी रोजली को साइन करेगी, उसके साथ कैथी अपनी सारी डील्स परमानेंटली खत्म कर देगी। कैथी हर साल करोड़ों डॉलर की कमाई का जरिया है। कोई भी कंपनी नेमलेस रोजली के लिए इस गोल्डन गूस को नाराज नहीं करना चाहिए। माँ के दिमाग में तुरंत कैथी का पुराना हिस्ट्री याद आया। टोनी स्टार्क की पुरानी गर्लफ्रेंड, उसी पार्टी में टोनी से झगड़ा हुआ था, वहीं से टोनी ने रोजली को साथ ले लिया था। इसी वजह से कैथी दिल में गहरी नाराजगी लेकर उसे हमेशा दबाती रही। कैथी, डैम इट तुम। रोजाली गाली देते देते रुक गई। बगल में मार्क को देखकर आधा शब्द निकल गई। अगर सिर्फ उसकी अपनी काबिलियत की कमी होती तो वो एक्सेप्ट कर लेती, पर जब पता चला ये जानबूझकर की गई साजिश है तो नाराजगी और गुस्सा दबाना मुश्किल हो गया। माँ, चाहती हो उसकी पूरी बदनामी हो जाए? मार्क की आंखों में चमक आई। दिमाग में प्लान तैयार था। वो सीए की टॉप एक्ट्रेस है, हम क्या कर सकते हैं? रोजली ने चौंक कर अपने स्मार्ट बेटे को देखा। इन सालों में मार्क ने बार बार अपनी एक्स्ट्रॉर्डनरी इंटेलिजेंस दिखाई थी। पहले रोजली बेहद हैरान होती थी, फिर सोचकर मान लेती थी क्योंकि उसका असली पिता टोनी स्टार्क है, ये सब नेचुरल लगने लगा। अब घर के हर छोटे बड़े फैसले में वो मार्क से सलाह लेती। देखो, माँ का बदला मैं लेता हूँ। मार्क कंप्यूटर के पास जाकर बैठ गया, तेजी से कीबोर्ड चलाकर एक मैलवेयर बनाया, सीए की ऑफिशियल वेबसाइट के डेटाबेस में घुस गया। फोन नंबर्स, सोशल सिक्योरिटी नंबर्स, कार रजिस्ट्रेशन, पूरी पर्सनल इंफॉर्मेशन मिल गई। मार्क, तूने ये कैसे किया? रोजली की आंखें हैरानी से फैल गईं। खुद किताबों से सीखा, मार्क सामान्य लहजे में बोला। उसने नेटवर्किंग टेक्नोलॉजी सीखे अभी 1 महीना भी नहीं हुआ था, फिर भी लेवल टॉप हैकर जितना पहुंच चुका था। 5 साल का हैकर खुद से हैकिंग सीख गया? रोजली को यकीन नहीं हो रहा था, पर टोनी का आईक्यू याद करते ही समझ आ गया। फिर भी दिल में थोड़ी फिक्र हुई, ये तो इलीगल है ना? पकड़ा नहीं गया तो कोई बात नहीं। मार्क ने बेफिक्री दिखाई, अपनी स्किल्स पर पूरा भरोसा था।
रजिस्ट्रेशन क्लू फॉलो करते हुए उसने रिमोट एक्सेस से कैथी के घर के अनअटेंडेड कंप्यूटर में घुसकर हार्ड ड्राइव स्कैन किया। स्क्रीन पर कैथी और कई जाने माने मेल एक्टर्स की इंटीमेट फोटोज आने लगी। मार्क, बच्चों को ये सब नहीं देखना। रोजली का चेहरा गर्म हो गया। हाथ से उसकी आंखें ढक दी। मार्क ने तुरंत फाइल क्लोज कर दी। ये प्राइवेट फोटोज सिर्फ थोड़ी कंट्रोवर्सी खड़ी कर सकती थी, पर पूरी करियर खत्म करने के लिए काफ़ी नहीं थी। हॉलीवुड में आर्टिस्ट की मनमानी प्राइवेट लाइफ्स वैसे भी आम बात है। उसने अगला स्टेप लिया। कैथी के ईमेल अकाउंट में एन वर्ड जैसे रेसिस्ट कीवर्ड सर्च करने लगा। 1998 में इंस्टेंट मैसेजिंग इतना पॉपुलर नहीं था। सेलिब्रिटीज ज्यादातर ईमेल से बात करते थे। पब्लिक में लाखों फॉलोअर्स वाले कैथी के अकाउंट पर वो स्क्रीनशॉट पब्लिश किया। मैनेजर ग्रिफिन की चीख भरी आवाज फोन में गूंजी। कंपनी से खबर मिलते ही उसे झटका लगा। स्क्रीनशॉट में उसके भी कमेंट शामिल थे, जो उसने कैथी की बातों में हाँ मिलाई थी। अगर बात बढ़ी तो वो और कैथी दोनों इंडस्ट्री से परमानेंटली बैन हो सकते हैं। क्या हुआ? कैथी को कुछ समझ नहीं आया। तुम्हारे खुद के रेसिस्ट कमेंट्स पूरे इंटरनेट पर फैल गए हैं। तुरंत एओएल लॉगिन करके सारे स्क्रीनशॉट्स डिलीट कर। ग्रिफिन चिल्लाकर फोन काट देती है। कैथी घबराकर न्यूकमर को धक्का देकर बिना कपड़े पहने अगले कमरे में जाकर कंप्यूटर खोलती है। स्क्रीन पर 1 घंटे पहले उसी के अकाउंट से पब्लिश हुए ईमेल्स के स्क्रीनशॉट्स भरे थे। ये कैसे हो सकता है? हर कोई उसे दिखावटी, डबल स्टैंडर्ड वाला कहने लगा। उसके सारे प्रोजेक्ट्स बॉयकॉट की मांग होने लगी। कैथी घबराकर सारे स्क्रीनशॉट्स डिलीट करती है, पर इंटरनेट पहले ही पूरे स्क्रीनशॉट्स आर्काइव कर चुका था। कंट्रोवर्सी और तेज हो गई। अगली सुबह हर टीवी चैनल न्यूज़ रिपीटेडली खाने लगा। पूरे इंटरनेट पर कैथी की जमकर आलोचना होने लगी। सड़कों पर विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए। लोग उसकी फोटो पर लाल क्रॉस बनाकर पोस्टर्स उठाए खड़े थे। सीए करोड़ों की कमाई वाली इस एसेट को छोड़ना नहीं चाहती थी। तुरंत प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई। पीआर मैनेजर ग्रांट ने पब्लिक को बताया कैथी का कंप्यूटर हैक हुआ था। ये कमेंट्स उसने नहीं लिखे। एक रिपोर्टर तुरंत खड़ा होकर सच सामने लाया। स्क्रीनशॉट्स भले हैकर ने पब्लिश किए हों, पर टेक्स्ट खुद कैथी का लिखा था। मीडिया रिपोर्ट के बाद कवरअप की कोशिश करने वाला सीए भी बुरी तरह गिर गया। कंपनी को रेपुटेशन बचाने के लिए तुरंत कैथी को कंपनी से टर्मिनेट करना पड़ा। ऑफिशियल वेबसाइट पर नोटिस डाल दी। सारे फिल्म प्रोजेक्ट्स रोके। सभी एंडोर्समेंट्स कैंसिल किए। कॉन्ट्रैक्ट वायलेशन फी वापस मांगी। उसकी एक्सक्लूसिव पीआर टीम डिसबैंड की। सभी कंपनी इवेंट्स में उसे अपीयर करने से परमानेंटली बैन किया। हॉलीवुड और मीडिया हाउसेस ने भी साथ ही अनाउंसमेंट की, भविष्य में कैथी के साथ कोई कोलैबोरेशन नहीं होगा। स्टार्क फैमिली के आउटस्कर्ट्स वाले मैंशन में ब्रेकफास्ट करते वक्त जार्विस की आवाज आई। डाइनिंग रूम के स्क्रीन पर कैथी के परमानेंटली बैन होने की न्यूज़ चली। जांच में पता चला कि उसके डिवाइस हैक जरूर हुए, पर ईमेल्स के अंदर की रेसिस्ट बातें खुद उसी की लिखी थी। सीए और यूएस की कई मीडिया कंपनीज ने मिलकर उसे इंडस्ट्री से बैन कर दिया है। टोनी लगभग हंस पड़ा। आवाज में मजाक भरा था। इतने सालों में इतना बुरा हाल हो गया इसका। कैथी उसके साथ 2 साल तक रही थी। उन यादों में कुछ भी अच्छा नहीं बचा था। सर, क्या आप मिस कैथी की मदद करना चाहेंगे? जारिस ने पूछा। हर इंसान को अपनी बातों की कीमत चुकानी पड़ती है। इसकी मदद करना नहीं बनता, पर जिस हैकर ने ये सब खोला उसमें मुझे इंटरेस्ट है। पता लगाओ वो कौन है। जी सर। टोनी बेफिक्री से ब्रेकफास्ट करता रहा। जाविस की टेक्निकल एबिलिटी पर पूरा भरोसा था। क्रैम जिलेट वाले घर में टीवी पर कैथी की न्यूज़ खत्म होते ही रोजाली भावुक होकर मार्क को गले लगाकर गालों पर डीप किस किया। बहुत बढ़िया, आखिरकार उसे उसके किए की सजा मिल ही गई। शुक्रिया तुझे बेटे, मेरी तरफ से बदला ले लिया। अब कोई तुझे रोकेगा नहीं। जल्दी ही कोई ना कोई प्रोजेक्ट जरूर मिलेगा, तैयार रहना। मार्क ने रोसाली को दिलासा दी। इतने सालों की रिजेक्शन ने उसका सारा जोश धीरे धीरे मिटा दिया था। वो पहले जैसी नहीं रही थी जो पूरे उत्साह से हॉलीवुड आई थी। अचानक फोन बजा। कॉलर था बार बार साथ काम कर चुका एड डायरेक्टर केलब। रोजली, मैं एक लो इनकम सिंगल मदर के थीम पर फिल्म बना रहा हूँ। तू और मार्क बिल्कुल मेन लीड कैरेक्टर्स पर फिट बैठते हो। इंटरेस्टेड हो लीड रोल्स के लिए? सच में बहुत शुक्रिया आपका। रोजली की आवाज़ भावुकता से भर गई। ये लो बजट प्रोजेक्ट है। दोनों की कंबाइंड फीस सिर्फ $20,000 होगी। चलेगा? केलब और उसकी वाइफ दोनों पहले ही तय किया था दोनों को कास्ट करना, ताकि बजट भी कम रहे। कोई परेशानी नहीं, बिना फी के भी मान लेती। रोजली ने तुरंत हाँ कह दिया। 3 दिन बाद बेल वीडियो कंपनी आकर कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेना। फोन रखते ही मार्क ने आगे बढ़कर बधाई दी। अच्छे से जानता था मैं इस अपॉर्चुनिटी के लिए कितने सालों से वेट कर रही थी। तूने ही तो माँ को मौका दिलाया बेटे, रोजली ने कहा। हॉलीवुड में खूबसूरत एक्ट्रेसेस बहुत हैं, कंपटीशन टफ है, पर माँ की क्यूटनेस और कोऑपरेटिव नेचर इतना रेयर है कि केलेब उसे फीमेल लीड देने को तैयार हुआ। माँ बेटे दोनों खुशी में डूबे थे कि तभी कंप्यूटर अचानक तेज अलार्म देने लगा। मार्क का चेहरा तुरंत गंभीर हो गया। उसने दौड़कर डिवाइस के पास पहुंचा। ये उसका सेट किया हुआ आईपी ट्रैकिंग अलार्म था। कोई भी उसकी असली लोकेशन तक पहुंचने की कोशिश करे तो उसने लेयर बाय लेयर सैकड़ों प्रॉक्सी या आईपीएस सेट कर रखे थे। ट्रैकिंग करना बेहद मुश्किल था, फिर भी अगर सारे लेयर्स तोड़कर सोर्स तक पहुंचा जाए, अपोनेंट हैकर की एबिलिटी उसके बराबर थी। कीबोर्ड को हाथ लगाते ही अलार्म अचानक रुक गया। स्पीकर से स्मूथ मैकेनिकल इलेक्ट्रॉनिक वॉइस आई, बिना बताए विजिट करने के लिए सॉरी। माँ के हाथ रुक गए। आंखों में हैरानी। ओपोनेंट ने आईपी ट्रैकिंग से लेकर सिक्योरिटी तोड़कर एक्सेस पाने तक सब कुछ बस कुछ ही सेकंड्स में कर दिखाया।
ये कोई इंसानी काम लग ही नहीं रहा था। अपनी सुपर लर्न एबिलिटी से उसने टॉप लेवल नेटवर्किंग टेक्नोलॉजी मास्टर कर ली थी। उसे लगता था कोई उससे तेज नहीं हो सकता। मार्क, क्या हुआ? रोजली घबराई हुई देखने लगी। मार्क ने जल्दी सिचुएशन एनालाइज की। क्या पुलिस आएगी? रोजाली बुरी तरह डर गई। मैं सिर्फ 5 साल का हूँ, पुलिस आ भी जाए तो भी कोई सजा नहीं सकती। मार्क ने माँ को दिलासा दी। 5 साल की उम्र उसकी कमजोरी भी है और सबसे अच्छा प्रोटेक्शन भी। फिर उसने कैमरा की तरफ देखते हुए पूछा, तुम कौन हो? स्पीकर से नरम आवाज आई, मुझे जार्विस बुला सकते हो। टोनी स्टार के सामने वाले स्क्रीन पर रोजली और मार्क की पूरी डिटेल्स आ चुकी थीं। सर, हैकर की आईपी कंफर्म हो गई, यही घर है। टोनी की आंखें सिकुड़ गईं। जार्विस द्वारा जुटाई इन्फॉर्मेशन से पता चलता था घर में सिर्फ दो, रोजली किसी लो टियर कॉलेज से ग्रेजुएट, हॉलीवुड ग्रुप एक्ट्रेस, नेटवर्किंग टेक्नोलॉजी से जुड़ा कोई बैकग्राउंड नहीं। मार्क सिर्फ 5 साल का, अभी स्कूल भी शुरू नहीं हुई। किसी भी नजरिए से माँ बेटा सीए की वेबसाइट और कैथी के पर्सनल कंप्यूटर हैक करने लायक नहीं लगते। सर, नो सैटेलाइट मॉनिटरिंग, हाल ही में कोई बाहर वाला उनसे मिलने नहीं आया। इंटरेस्टिंग, टोनी का इंटरेस्ट जग गया। इन दोनों में असली हैकर कौन है? अभी सिर्फ दो पॉसिबिलिटीज हैं। रोजली ने सीक्रेटली हैकिंग सीख रखी है, कभी दिखाई नहीं, या 5 साल का मार्क जीनियस निकला, सेल्फ टॉट होकर टॉप लेवल हैकर बन गया। मार्क के घर में जार्विस ने टोनी के दिल का सवाल सीधा पूछ दिया, मिस रोजली, मिस्टर मार्क, इनमें से मैं हूं? मार्क को पता था छुपाना बेकार है, इसलिए सीधे मान लिया। यूएस में माइनर्स की प्रोटेक्शन स्ट्रांग होती है, बात खुल भी जाए तो ज्यादा से ज्यादा कम्युनिटी काउंसलिंग होगी, कोई सब्सटेंशियल सजा नहीं मिलेगी। तेरी टेक्निक किसने सिखाई? इंटरनेट से खुद सीखा। तू सिर्फ 5 साल का है। 5 साल का हूं तो क्या हुआ? टोनी स्टार्क 4 साल की उम्र में सर्किट बोर्ड बनाता था, 6 साल में इंटरनल कंबशन इंजन। वो कर सकता है तो मैं क्यों नहीं? मार्क जानबूझकर बच्चों जैसा तेवर दिखाते हुए सुपीरियर इंटेलिजेंस डिस्प्ले कर रहा था, बिना अंदर के एडल्ट सोल को उजागर किए। मार्वल वर्ल्ड बच्चों के लिए काफी टॉलरेंट है, उम्र छोटी है कहकर बहुत सी बातें माफ हो जाती हैं। मुझे साबित करके दिखा। जार्विस की आवाज के साथ कैमरा मार्क पर फोकस होकर उसकी हर मूव कैप्चर करने लगा। कीबोर्ड पर तेजी से टाइपिंग शुरू हुई। मार्क ने एक कोड तुरंत बना दिया, रन किया। स्पीकर से तीखी नॉइज आई। जार्विस का इस कंप्यूटर से कनेक्शन इंस्टेंटली टूट गया। 3 सेकंड बाद जार्विस ने फिर से कंट्रोल वापस ले लिया। इंप्रेसिव स्किल। जार्विस की आवाज में हैरानी थी। उसने अभी की एक ही एक्शन से पहचान लिया कि मार्क ग्लोबल टीओपी 5 हैकर्स में गिना जा सकता है। बैकग्राउंड ब्राउजिंग हिस्ट्री देखते ही कंप्यूटर लैंग्वेज, नेटवर्क सिक्योरिटी, क्रिप्टोग्राफी जैसे कोर्स मटेरियल्स मिले। आगे और भी हैरान करने वाली चीज़ें सामने आईं। हायर मैथमेटिक्स, क्लासिकल मैकेनिक्स, क्वांटम मैकेनिक्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, सेल बायोलॉजी, ये सब भी तूने खुद सीखा है ना मार्क? ये बच्चा बिल्कुल एक रत्न जैसा जीनियस है। 20 साल बाद दूसरा टोनी स्टार्क बन सकता है। टोनी पूरी लिस्ट स्क्रॉल करते हुए हाथ से इशारा करते हुए बोला, पर टोनी स्टार्क तो सिर्फ एक ही है, आप यूनिक हैं। पर एक बात और है जो आपको जाननी चाहिए। जार्विस ने कुछ डॉक्यूमेंट्स स्क्रीन पर डाले, रोजली और टोनी की पुरानी होटल रिकॉर्ड, मार्क के जन्म की डिटेल्स और सैन फर्नांडो वैली एंटरटेनमेंट रिपोर्ट में छपी वो पुरानी खबर। साथ ही डेटा कैलकुलेशन दिखा। मार्क आपका बायोलॉजिकल सन होने की प्रोबेबिलिटी 83% है। टोनी मुंह में लिए रेड वाइन का घूंट सीधा बाहर निकल पड़ा। तेज खांसी शुरू हो गई। नामुमकिन, बकवास मत करो। स्क्रीन पर मार्क का चेहरा उससे 70 to 80% मिलता जुलता देखकर टोनी का माइंड पहली बार डगमगाया। उसे याद आया कैथी से ब्रेकअप वाली रात, उसी पार्टी की बात, मूड में आकर सुंदर सी रोजाली। अगर आपको डाउट है तो डीएनए टेस्ट अरेंज करवा सकते हैं। जरूरत नहीं, वो मेरा बच्चा हो ही नहीं सकता। टोनी तेज आवाज में बात बीच में काटता है, नेटवर्क कनेक्शन काटता है, इन्वेस्टिगेशन रोकता है, तेजी से डाइनिंग रूम से बाहर निकल जाता है। टोनी बचपन से फैमिली का साथ नहीं मिला, दिल में गहरा डर बैठा है। हमेशा डरता है कहीं वो भी हार्वर्ड जैसा इरेस्पॉन्सिबल ना बन जाए, काम में डूबकर बच्चों की परवरिश से दूर। इसी वजह से शादी और पेरेंटिंग से बचता आया है। अचानक पता चलना कि उसका शायद एक बेटा है, उसका मन पूरी तरह हिल गया। डाइनिंग रूम से बाहर कदम रखते ही जार्विस फिर बोला, सर, 3 टॉप लेवल हैकर्स साथ मिलकर मार्क की आईपी ट्रेस कर रहे हैं, डिस्गाइज तोड़ रहे हैं। 3 एडल्ट हैकर्स मिलकर एक बच्चे को टारगेट कर रहे हैं, ये बिल्कुल सही नहीं, रोक दो। समझ गया सर। माँ के घर में नेटवर्क कनेक्शन करते ही मार्क ने राहत की सांस ली। जार्विस की नेटवर्क एबिलिटीज के सामने उसकी सारी सीक्रेसी बेकार साबित हो चुकी थी। उसने कीबोर्ड पर काम करते हुए कंप्यूटर की सिक्योरिटी पैचेस अपडेट की, भले वो प्रोटेक्शन ज्यादा देर न टिके, कुछ बफर तो मिल ही जाएगा। सुपर ब्रेन लेवल 6 के बाद उसके अंदर हल्का सा एरोगेंस आ गया था, दूसरों को थोड़ी सुपीरियोरिटी की नज़र से देखने लगा था। इसी वजह से बिना डरे कई नेटवर्क्स में घुसता रहा। सोचता था हैकिंग में वो दुनिया के टॉप पर है। जार्विस की सुपीरियोरिटी ने उसका ये सेल्फ कॉन्फिडेंस पूरी तरह तोड़ दिया था। मार्क, सब ठीक तो है ना? रोसली ने पूरी फिक्र से देखा। चिंता मत करो, अभी जो अटैक हुआ वो टोनी स्टार्क की बनाई एआई जार्विस थी, वो बस क्यूरियोसिटी से आइडेंटिटी चेक कर रहा था, कोई बैड इंटेंशन नहीं। मार्क ने ओपोनेंट की पहचान बताई। रोजली का मूड उलझा हुआ था। इतने सालों बाद माँ बेटा इस तरह टोनी से जुड़ गए। पहले उसके दिल में जो नाराजगी थी कि उसने बेटे को नहीं एक्सेप्टेड किया, वो समय के साथ कम होती गई थी। उल्टा भरोसा जमने लगा था कि इतना स्मार्ट क्यूट बच्चा टोनी के ही जीन से आया है। मार्क ने माँ का बदला हुआ मूड नोटिस नहीं किया। सारे सिक्योरिटी पैचेस पूरे करने के बाद मन में तय किया, अब उसे अपना खुद का एआई बनाना ही होगा।
जार्विस जैसी एआई का इंसानों पर इतना डोमिनेंस होना बेहद खतरनाक है। टोनी ने हाई स्कूल में ही जार्विस बनाया था। लगभग 10 साल के इटरेशंस के बाद वो अब वीक एआई लेवल पर है। मार्क का अंदाजा है कोर कोड 100 टेराबाइट से ज्यादा डेटा पर आधारित है। ऊपर से कंप्यूटर के दिमाग में उठे शक को याद करके मार्क सोच में डूब गया। तुरंत कोड लिखकर सारे प्रॉक्सी आईपी डेटा चेक किया। सच्चाई जल्दी सामने आई। तीनों टॉप लेवल हैकर्स ने कई लेयर्स तोड़कर उसकी असली आईपी को धीरे धीरे एक्सपोज करना शुरू कर दिया था। अगर डिफेंस पूरी तरह टूट जाती तो उसकी आइडेंटिटी डायरेक्टली खुल जाती। उंगलियां कीबोर्ड पर तेजी से चलने लगी। मार्क ने ढेरों डिकॉय और फेक डेटा भेजकर उलझाया, पर तीनों ने मिलकर सारी गलत इन्फॉर्मेशन अलग करके फास्ट पेस में उसके प्रॉक्सी लेयर्स तोड़ते हैं। दुनिया में बहुत कम टॉप लेवल हैकर्स होते हैं। क्या तीनों मुझे टारगेट कर रहे हैं, या ये कोई एक ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप है? मार्क के माथे पर ठंडा पसीना आया। मैं अंदाजा। ट्रैकर्स कौन हो सकते हैं? एफबीआई, एनएसए या शील्ड? वॉशिंगटन में शील्ड हेडक्वार्टर्स में नए डायरेक्टर निक फ्यूरी एक हाथ कमर पर रखे अपनी एक आंख से सामने बड़े स्क्रीन पर मेहनत में लगे 3 टेक्नीशियंस को देख रहा था। एडगर, हैकर की असली आइडेंटिटी ट्रेस हुई। भारी आवाज आई, प्रॉक्सी लेयर लॉक हो गया है। इसका कोई बाईपास नहीं। सारे डिस्गाइज क्रैक होते ही असली आईपी मिल जाएगी। एडगर कोड टाइप करते करते जवाब देता है, चेहरे पर हल्का घबराहट भरा भाव। निक फ्यूरी चेहरे पर संतोष लेकर सिर हिलाता है। इंटरनेट जितना बढ़ रहा है, हैकर्स की स्ट्रेटेजिक वैल्यू उतनी ही बढ़ती जा रही है। मिस्ट्री टीनेज हैकर वाली न्यूज सामने आते ही उसने तुरंत इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर दी। एडगर हवर्ड द्वारा पर्सनली ट्रेंड था। शील्ड की कम्युनिकेशन सिक्योरिटी संभालता है। एडगर भी खुद मान चुका है वो इस टीनेजर से कम है। इस बच्चे को हर हाल में रिक्रूट करना होगा। आइडेंटिटी कंफर्म होते ही कोल्सन को भेजो रिक्रूट करने के लिए। अगर मना करे तो कोल्सन से बोल कोई रेलेवेंट लॉ इस्तेमाल करके दबाव बनाए। तभी अचानक तेज अलार्म पूरे रूम में गूंज उठा। डायरेक्टर, बाहर से कोई हैकर कम्युनिकेशंस डिपार्टमेंट के इंटरनल नेटवर्क में घुस रहा है। एडगर घबराकर चिल्लाया। तीनों मार्क को ट्रेस करना छोड़कर तुरंत डिफेंस सेट करने लगे। उनका प्राउड सिक्योरिटी सिस्टम बिल्कुल बेकार साबित हुआ। 5 सेकंड से भी कम में निक के सामने वाला बड़ा स्क्रीन ब्लैक हो गया। सारे डिवाइसेस एक साथ क्रैश हो गए। 1 मिनट बाद ही रीस्टार्ट हुआ। तुरंत चेक करो कोई क्लासिफाइड डेटा लीक तो नहीं हुआ। निक ने तुरंत ऑर्डर दिया। कोई डेटा थफ्ट नहीं हुआ, पर उस टीनेज हैकर की ट्रेस की सारी। निक को बड़ी हैरानी हुई। जो इंट्रूडर आया वो सीधा मार्क को कवर देने के लिए आया था। उसने पूछा, ट्रैकिंग दोबारा कैसे शुरू करें? एडगर ने सिर हिलाकर बताया, अभी फुल्ली अनेबल है। फिलहाल बस इतना कंफर्म है वो लॉस एंजल्स में कहीं है। पूरे लॉस एंजल्स नेटवर्क को मॉनिटर करो। अगली बार जब वो टीनेजर कुछ एक्टिविटी करे तो फिर से आइडेंटिटी लॉक करो। निक को मजबूरन रिक्रूटमेंट प्लान डालना पड़ा। मार्क के घर में ट्रैकिंग सिग्नल अचानक बंद हो गया। आईपी का बाहरी परत फेक डेटा से भर चुका था। जार्विस ने मेरी मदद की। मार्क को तुरंत समझ आ गया, सिर्फ इतनी एबिलिटी रखने वाला कोई और नहीं। दिल में शुक्रगुजार होते हुए उसने अपना खुद का एआई बनाने का जुनून और मजबूत कर लिया। इतनी बार नेटवर्क एक्सपोजर और आइडेंटिटी ट्रैकिंग के मुश्किल मोमेंट्स झेलने के बाद वो दोबारा ऐसा नहीं चाहता था। तुरंत कोडिंग सॉफ्टवेयर खोलकर प्रोग्रामिंग शुरू कर दी। कोड लाइन स्क्रीन भरने लगी। तीसरे दिन सुबह रोसली के बेडरूम में साफ बच्ची जैसी आवाज आई, रोसली उठ जाओ, धूप बेड तक आने वाली है। रोसली नींद में आंखें मलती हुई दीवार पर स्क्रीन पर बनी वर्चुअल गर्ल को देखती है। गोल्डन हेयर, बंद आंखें, लाल प्रिंसेस ड्रेस, बेहद परफेक्ट फीचर्स। एलिस बेड पर लेटी हाथ हिलाकर ग्रीट करती है। वर्चुअल गर्ल भी साथ में हाथ हिलाती है। आज की डेट वाली टैग दिखाकर याद दिलाती है, आज तुम और मार्क ने बेल वीडियो कंपनी जाना है शूट के लिए, भूलना मत। ये वर्चुअल गर्ल मार्क ने 3 दिन बिना सोए बनाई थी। इसका नाम रखा एलिस। चेहरा हॉलीवुड की कई टॉप एक्ट्रेसेस के फीचर्स को मिलाकर जनरेट किया गया था। हार्डवेयर लिमिटेड होने की वजह से एलिस फिलहाल सिर्फ बेसिक डेली इंटरैक्शन ही हैंडल कर पाती थी। कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन करते ही थोड़ी लाग होती। जार्विस लेवल की नेटवर्क अटैक डिफेंस भी अभी पॉसिबल नहीं। फिर भी रोसली इसकी आदी हो चुकी थी। रोसली उठकर कपड़े पहनती है। सॉफ्ट कंट्री म्यूजिक बजता है। स्क्रीन पर एलिस म्यूजिक के साथ हल्का डांस करते हुए कंट्री रोड गुनगुनाती है। मार्क के उठते ही रोसली झट से गले लगाकर गाल पर चूमती है। बेटा तो सच में जीनियस है। एलिस के होते हुए तो जैसे तेरी एक बेटी और मिल गई। एलिस को अभी और ऑप्टिमाइज करना बाकी है। आगे पूरी तरह हाउस होल्ड मैनेजमेंट संभालेगी, पर्सनल स्मार्ट असिस्टेंट की तरह। मार्क ने शुरुआती प्लान बताया, हार्डवेयर अपग्रेड करने के लिए बड़ा बजट चाहिए। पहले प्लान था एंटीवायरस सॉफ्टवेयर बनाकर एंटरप्राइज सिक्योरिटी सर्विसेज से कमाई की जाए, पर शील्ड की नज़र अपने ऊपर पड़ी देखकर हैकिंग स्किल्स से आगे कोई प्रॉफिट मोटिव रिस्क करना उसने छोड़ दिया। ब्रेकफास्ट टेबल पर उसने नया अर्निंग प्लान सोचा, लो कॉस्ट सिंगल प्लेयर गेम बनाकर पहली पूंजी जुटाना। फेसबुक जैसी पॉपुलर ऐप कॉपी करने का आइडिया उसने रिजेक्ट कर दिया, पर्याप्त फंडिंग न होने की वजह से। आखिर में बड़ी कंपनी से अब्जॉर्ब कर लेगी। किसी ऑलरेडी रजिस्टर्ड गेम को इंस्पायर होकर बनाना सेफर और लो रिस्क था। ब्रेकफास्ट के बाद माँ बेटा कैब लेकर बेल वीडियो कंपनी पहुंचे। केलेब पहले ही दोनों को कंफर्म कर चुका था। फॉर्मेलिटीज सिर्फ इन्वेस्टर्स को दिखाने के लिए थी। कंपनी के टॉप एग्जीक्यूटिव्स ने पूरी प्रोसेस स्मूथ रखी। रोजली ने वही कॉन्ट्रैक्ट साइन किया। कैलेब ने पूरा स्क्रिप्ट सौंपा। दोनों को स्ट्रिक्टली कॉन्फिडेंशियल रखने की हिदायत दी। 1 महीने बाद पूरी क्रू न्यूयॉर्क शूट के लिए जाएगी। कैब में बैठे मार्क ने स्क्रिप्ट पढ़ना शुरू किया। पूरी स्टोरी एक बार में याद हो गई। फिल्म का नाम था ड्रीम किड्स पार्क। स्टोरी सिंपल थी। सिंगल मदर एक अम्यूजमेंट पार्क में काम करती है।
अकेले बच्चे को पाल रही है। दोनों साइड बाय साइड स्टोरीज चलती हैं। माँ की लाइन गंभीर और रियलिस्टिक, नीचे तबके की मेहनत और स्ट्रगल दिखाती है। बच्चे की लाइन हल्की, चीयरफुल, जब माँ काम पर रहती, बच्चा अकेला पार्क में घूमता खेलता। दोनों लाइन्स के बीच कॉन्ट्रास्ट, गर्माहट, हंसी मजाक और स्ट्रगल का मिक्स, आखिर क्लासिक हॉलीवुड हैप्पी एंडिंग। घर लौटकर भारी स्क्रिप्ट देखकर रोज़ली का चेहरा चिंता से भर गया। ये उसका पहला मेन लीड रोल था। डायलॉग्स काफ़ी थे, उसकी फॉर्मल एक्टिंग ट्रेनिंग नहीं थी। याद करने और परफॉर्मेंस पॉलिश करने का डबल प्रेशर उसे सांस लेने भी नहीं दे रहा था। उसके पास मार्क के LEVEL6 सुपर ब्रेन जैसी यादाश्त और ग्रास्पिंग पावर सिर्फ नॉर्मल इंसान जितनी थी। माँ, मैं मदद करता हूँ, मार्क ने उसे परेशान देखकर आगे आकर कहा। कैसे मदद करेगा? रोज़ली की आंखों में उम्मीद जगी। हमेशा से बेटे की स्मार्टनेस पर भरोसा था। बस देखते रहो। माँ कंप्यूटर के सामने बैठकर कोड लिखने लगा। एक हफ्ता लगाकर वीडियो जनरेशन और वॉइस नरेशन दोनों टूल्स बनाए। दोनों को एलिस के सिस्टम में इंटीग्रेट किया। एलिस अब स्मूथ कनेक्टेड मूवमेंट्स कर सकती थी, आवाज़ भी मल्टी लेयर इमोशंस दिखा सकती थी। एलिस ने ड्रीम किड स्पार्क स्क्रिप्ट के हिसाब से पूरा वीडियो जनरेट कर दिया। मार्क ने इंस्ट्रक्शन दिया जनरेशन शुरू करने की। एस्टिमेट था 18 घंटे लगेंगे। मार्क ने होम कंप्यूटर की तरफ देखा, कमजोर प्रोसेसिंग पावर को याद करके इंतजार करने का फैसला किया। अगले दिन वीडियो जनरेट हो चुका था। मार्क ने प्ले किया। इंटरनेट इमेजेस की स्टिचिंग से बना विजुअल जॉइंट्स साफ दिख रहे थे। कैरेक्टर्स हॉलीवुड के फेमस एक्टर्स के चेहरों पर आधारित, एक्सप्रेशंस थोड़े स्टेफ। फ्रेश बना प्रोग्राम कई फ्लॉज वाला था। कंटिन्यूस अपडेट्स की जरूरत थी। फिर भी पूरी स्क्रिप्ट कंटेंट पूरी तरह कैप्चर हो गई थी। मार्क ने अपने डायलॉग मेमोराइजेशन में डूबी रोज़ली को बुलाया देखने के लिए। वो हैरान होकर आंखें फैलाकर देखने लगी। मार्क, तूने ये कैसे किया? अगर तूने ना बताया होता तो मुझे लगता है ये फिल्म पहले से बनकर रिलीज हो चुकी है। रोज़ली को मार्क की टैलेंट का पहले से अंदाजा था, पर इतनी बड़ी अचीवमेंट की उम्मीद नहीं थी। अगर बाहर पता चलता कि इतनी बड़ी फिल्म सिर्फ एक दिन में कंप्यूटर से जनरेट की जा सकती है तो पूरी हॉलीवुड इंडस्ट्री में तूफान आ जाएगा। माँ, रेडी वीडियो रेफरेंस मिलने से डायलॉग्स याद करना और आसान हो जाएगा। मार्क ने रोज़ली की तरफ देखा। बिल्कुल सही। रोज़ली ने झुककर गाल पर डीप किस करते हुए कहा। मुझे ज़्यादातर डायलॉग्स याद हो गए हैं। एक्टिंग का सही बैलेंस भी समझ आ गया। 2 बार और देख लूँ तो पूरा स्क्रिप्ट मुझे पूरी तरह याद हो जाएगा। रिटन स्क्रिप्ट। क्रू शूटिंग शुरू करेगी, तब तक उसके पास पहले से रेडी रेफरेंस रहेगा। इससे रोज़ली की सबसे बड़ी परेशानी सॉल्व हो गई। मार्क अब गेम डेवलप करने में लग गया। खुद के बनाए वीडियो जनरेशन टूल से प्रोडक्शन प्रोसेस बहुत सिंप्लीफाई हो गई। स्क्रीन पर एकाग्रता से सोचते हुए फाइनली उसने डिसाइड कर लिया कौन सा प्रोजेक्ट बनाना है। उसने चुना अपने पहले जन्म का ग्लोबली फेमस स्टारड्यू वैली जैसा गेम। इसे ओरिजिनल क्रिएटर ने अकेले 4.5 साल में तैयार किया था। स्टोरी एक प्लेयर के इर्द गिर्द घूमती है जो दादा की चिट्ठी पाकर गांव लौटता है, छोड़ी हुई फार्म संभालता है। कोर गेम प्ले में फार्मिंग, फिशिंग, माइनिंग और विलेजर्स से सोशल इंटरेक्शन शामिल था। बिना बड़े मार्केटिंग के भी ये गेम हिट हुआ था। स्टीम पर 98% पॉजिटिव रिव्यू कंसिस्टेंटली बरकरार रहा था। मार्क को यकीन था इसकी कॉपी बनाकर वो अपनी पहली फंडिंग इकट्ठा कर सकता है। एलिस ने इमेज जनरेशन पैरामीटर्स एक्टिवेट किए, जरूरी सेटिंग डाली। मार्क एक तरफ बेस कोड लिख रहा था, साथ ही इंस्ट्रक्शंस देता जा रहा था। सुपर ब्रेन लेवल 6 की वजह से उसके दिमाग में पिछले जन्म का पूरा गेम बिल्कुल डिटेल के साथ मेमोरी में था। पूरा म्यूजिक, NPCs, साइड क्वेस्ट सब बिना किसी गलती के याद था। माइंड में म्यूजिक हम करते हुए एलिस को खुद ब खुद पियानो, वायलिन, फ्लूट जैसी साउंड्स चेंज करके कॉम्पोजिशन करने का हुक्म दिया। ओरिजिनल गेम सिर्फ 20 NPCs थे, मार्क ने बढ़ाकर 100 से ज़्यादा कर दिए। पूरी ओरिजिनल स्टोरी लाइन बरकरार रखते हुए एलिस से ढेरों नए साइड क्वेस्ट्स और हिडन स्टोरी लाइन्स भी जनरेट करवाई। पूरी तरह एलिस की मदद से सिर्फ आधे महीने में पूरा स्टारड्यू वैली जैसा गेम डेवलप हो गया। बाहर बैकयार्ड में रोसली और डैफ्नी चाय पीते हुए बातें कर रहे थे। मार्क ने खुशी से आवाज लगाई। मार्क 3 साल की उम्र से डैफ्नी की फुल टाइम केयर की जरूरत नहीं रखता था। वो दूसरी क्लिनिक में जॉब कर रही थी, हर वीकेंड मिलने जरूर आती थी। ये है वो गेम जो तू इतने दिनों से रात रात भर जाकर बना रहा था। रोजली घर के अंदर जाकर देखने लगी। हालांकि गेम जॉनर में उसे खास इंटरेस्ट नहीं था, बेटे का वादा टालना नहीं चाहती थी। डैफ्ने मुस्कुराते हुए तारीफ कर बैठी, छोटा मार्क सच में टैलेंटेड है, इतनी छोटी उम्र खुद गेम डेवलप कर लेता है। रोजली कंप्यूटर के सामने बैठकर आइकन क्लिक करती है। सॉफ्ट म्यूजिक शुरू होता है, ओपनिंग एनिमेशन चलता है। प्लेयर को दादा की चिट्ठी मिलती है। सिटी जॉब छोड़कर वो सूने पड़े फार्म संभालने लौटता है। मेन स्टोरी शुरू हो जाती है। ग्राफिक स्टाइल ओरिजिनल से थोड़ी अलग थी। पिक्सल स्टाइल की बजाय रेंडरिंग ज्यादा डिटेल्ड और सुंदर थी। रोजली की उंगलियां शुरुआत में थोड़ी हेजिटेंट रहीं, बार बार गलती से गलत बटन्स दबाए, पर बेसिक कंट्रोल्स समझते ही पूरी तरह डूब गई। फार्म टिलिंग, बाहर से रिसोर्सेज कलेक्ट करना, माइनिंग, ट्रेजर हंटिंग, घर रेनोवेट करना, वर्कशॉप बनाना। देखते देखते 1 घंटा बीत गया। 12 बज गए। लंच तैयार करना है, मार्क ने याद दिलाया। रोसेली बड़ी बेमन से स्क्रीन छोड़कर उठी। डाफनी थोड़ी हेजिटेशन के साथ पूछ बैठी, मार्क, एक कॉपी मुझे भी भेज सकता है? पूरी सुबह देखकर मन बहुत ललचा रहा है। कोई बात नहीं,
मार्क स्क्रीन की तरफ मुड़ा। एलिस, स्टारड्यू वैली की इंस्टॉलेशन फाइल डैफ्नी आंटी के ईमेल पर भेज दो। गेम का कॉपीराइट पहले ही रजिस्टर हो चुका है, कोई चिंता नहीं। समझ गए मार्क, एलिस की हल्की सी इलेक्ट्रॉनिक वॉइस आई। एलिस सब कुछ मैनेज करती है। वाकई कन्वीनियंट है। डैफ्नी आंखों में जलन के साथ देखने लगी। रोजली अक्सर उसके साथ शेयर करती है। पहले डैफ्नी को यकीन नहीं था कि मार्क सच में टोनी स्टार्क का बेटा है, पर बार बार उसकी एक्स्ट्रॉर्डिनरी एबिलिटीज देखकर सारी शंकाएं मिट गईं। सिर्फ टोनी ही ऐसी अद्भुत टैलेंट वाला बच्चा जन्म दे सकता है। अगले कई दिन रोजाली पूरी तरह गेम में डूबी रही। हर सुबह उठकर सबसे पहला काम गेम खोलना था, क्रॉप्स हार्वेस्ट करना। अक्सर डैफ्नी से फोन पर फार्मिंग टिप्स शेयर करती। दोनों का इतना उत्साह देखकर मार्क को यकीन हो गया गेम में मार्केट पोटेंशियल काफी है। वो लॉन्च और मोनेटाइजेशन प्लान बनाने लगा। इस दौर में कोई ऑनलाइन गेम डिस्ट्रीब्यूशन प्लेटफॉर्म नहीं था। इंडिपेंडेंट डेवलपर्स सिर्फ शेयरिंग बाय डाउनलोड साइट्स पर अपलोड कर पाते थे। पीसी सॉफ्टवेयर फोरम्स और गेम फोरम्स पर खुद प्रमोशन करनी होती थी। अकाउंट रजिस्टर करते हुए गेम अपलोड करते वक्त मार्क ने एलिस को इंस्ट्रक्शन दिया, यूएस नेट पर जाओ, डाउनलोड लिंक पोस्ट करो। समझ गई। एलिस तुरंत बड़े पैमाने पर प्रमोशन पोस्ट पब्लिश करने लगी। मार्क ने पेमेंट रूल सेट किया, प्लेयर्स 30 मिनट्स फ्री ट्रायल ले सकते हैं, $10 पे करके पूरा परमानेंट वर्जन अनलॉक कर सकते हैं। ऑनलाइन पेमेंट मेथड्स उतने पॉपुलर नहीं थे, इसलिए बायर्स को $10 का मनी ऑर्डर मेल करना पड़ता था। रिसीट मिलते ही मार्क अनलॉक कोड ईमेल भेज देता। एलिस एक एआई प्रोग्राम थी। दिन रात बिना रुके फोरम्स पर पोस्ट्स और रिप्लाईज कर सकती थी। स्टारड्यू वैली की प्रमोशन तेजी से चलने लगी। फोरम एडमिन्स ने जल्दी ही अत्यधिक पोस्टिंग की वजह से अकाउंट म्यूट बाय बैन कर दिया, पर तब तक गेम ट्रेंडिंग बन चुका था। बड़ी तादाद में प्लेयर्स डाउनलोड कर रहे थे। प्राइस सिर्फ $10, 30 MINUT। ट्रायल खत्म होते ही गेम पूरी तरह लॉक हो जाता था। प्रॉम्प्ट सीधे उन प्लेयर्स के सामने आ जाता जो गेम में डूब चुके होते। सबने प्रॉम्प्ट देखकर गुस्से में परचेज एड्रेस में की। तेजी से नियरेस्ट पोस्ट ऑफिस जाकर $10 का मनी ऑर्डर भेजा। जिन प्लेयर्स का मेलिंग समय लग रहा था वो फोरम्स पर एक्सपीरियंस शेयर करने लगे। ये मेरे द्वारा खेला सबसे अच्छा गेम है, एब्सोल्यूट मास्टरपीस। एक बार शुरू करते ही पूरी तरह खो गया। स्टारड्यू वैली को पूरे 10/10 मस्ट प्ले रिकमेंड करता हूँ। प्लेयर्स की खुद की पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ ने गेम को पूरे इंटरनेट पर वायरल कर दिया। फोरम्स, डाउनलोड, ट्रायल और मनी ऑर्डर भेजने वालों की भरमार लगी रही। मार्क अभी बहुत छोटा था, इसलिए पेमेंट रेसिपिएंट रोसाली का नाम रखा गया। वो हर दिन पोस्ट ऑफिस जाकर मेल कलेक्ट करती, मनी ऑर्डर्स एक्सचेंज करती। शुरुआत में हर दिन कुछ $100 के ऑर्डर्स आते थे। जल्दी ही अमाउंट हजारों लाखों तक पहुंच गई। सिर्फ एक हफ्ते में गेम की 20,000 कॉपीज बिक चुकी थीं। मार्क ने $2 लाख कमा लिए। मैंने सोचा नहीं था तेरा गेम इतना वायरल हो जाएगा। रोजली इतनी बड़ी कमाई से हैरान थी। इतने सालों की हॉलीवुड शूट वाली सेविंग्स भी मार्क की एक हफ्ते की कमाई के बराबर नहीं थी। जल्दी मत करो, गेम की पॉपुलैरिटी अभी शुरू ही हुई है। आगे इनकम और तेजी से बढ़ेगी। मार्क को अपनी बनाई गेम पर पूरा भरोसा था। हाथ में फंड्स आते ही मार्क ने सबसे पहले एलिस के हार्डवेयर अपग्रेड करने का सोचा। एंटरप्राइज लेवल सुपर कंप्यूटर खरीदने की उसकी कैपेसिटी नहीं थी, इसकी कीमत लाखों में जाती है। इसलिए उसने $50,000 खर्च करके एक फोर्ड मोड पर्सनल सुपर कंप्यूटर खरीदा। होम पीसी से कहीं ज्यादा पावरफुल, हालांकि टॉप सुपर कंप्यूटर से लाखों गुना कमजोर। एलिस के कोड को इस न्यू सुपर कंप्यूटर पर माइग्रेट किया। रिस्पॉन्स स्पीड काफी बढ़ गई। दोनों के ऑर्डर्स अब बिना लाग और डिले के तुरंत एग्जीक्यूट हो रहे थे। साथ ही उसने हाई प्रिसिशन कैमरास भी खरीदे। पूरे घर में मॉनिटरिंग सेटअप किया। कोई भी अनऑथराइज्ड एंट्री होने पर एलिस तुरंत अलार्म ट्रिगर करेगी। मार्वल वर्ल्ड में आने के बाद से मार्क को हमेशा एक डीप इनसिक्योरिटी महसूस होती थी। उसे लगता था सुपर ब्रेन अनलॉक होने के बावजूद बॉडी फिजिकली बिल्कुल नॉर्मल इंसान जैसी है। कोई साधारण बुलेट या बीमारी भी जान ले सकती है। पहले पैसों की कमी की वजह से चुप था, अब इनकम आ चुकी है। उसने प्रायोरिटी दी अपनी सिक्योरिटी की कमियां पहले पूरी करने को। मन ही मन डिसाइड किया, जब तक और सुपर पावर्स अनलॉक ना हो जाएं, दिल में ये इनसिक्योरिटी पूरी तरह जाएगी नहीं। इस सुबह एलिस ने रोजली को वेकअप दिया, याद दिलाया, आज तुझे बेल वीडियो कंपनी में क्रू ज्वाइन करना है, तैयारी पहले से कर लो। ब्रेकफास्ट पर मार्क ने उसकी तरफ देखा। माँ, डायलॉग्स याद हो गए? रोजली ने चेहरे पर कॉन्फिडेंस लाकर सीना ठुमका। सब पूरे याद है। परफॉर्मेंस की सही टच भी समझ आ गई। शुक्रिया एलिस की। बार बार मेरी परफॉर्मेंस रिकॉर्ड करके एक्चुअल फुटेज से कंपेयर करते हुए फ्रेम बाय फ्रेम गैप्स हाईलाइट करती रही। वो देखकर प्रैक्टिस करते हुए एक्टिंग इतनी जल्दी इंप्रूव हुई। ये फीचर मार्क ने हाल ही में एलिस में ऐड किया था। फिल्म सीन्स की क्लिप्स ग्रैब करके सटीक तरीके से एक्टिंग फ्लॉज पॉइंट आउट करती थी। स्क्रीन पर लाल प्रिंसेस ड्रेस पहने एलिस हल्के से ड्रेस hem पकड़कर कर्सी करती है। रोजाली, कोई बात नहीं, ये मेरा काम है। रोजाली वर्चुअल कैरेक्टर को देखते हुए अपनी असली बेटी जैसा प्यार दिखाती है। मार्क मन ही मन थोड़ा मुंह बिचकाता है। एलिस के आने के बाद से माँ का ज्यादातर ध्यान अब उसकी बजाय एलिस की तरफ ज्यादा जाता है। ब्रेकफास्ट के बाद दोनों कैब लेकर बेल वीडियो कंपनी पहुंचे। केलेब ने 20 से ज्यादा ड्रीम किड्स पार्क के एक्टर्स को इकट्ठा करके मीटिंग बुलाई थी। सेटअप टीम पहले ही इक्विपमेंट लेकर शूट लोकेशन पहुंच चुकी थी। यह है रोजली, फीमेल लीड जोआना पेरी निभाएंगी। इनके बगल में इनका असली बेटा मार्क, स्टोरी में इनके बेटे काल का रोल निभाएगा। केलेब ने दोनों को सबसे इंट्रोड्यूस किया। पूरे रूम में तालियों से वेलकम हुआ। मार्क ने तेजी से भांप लिया। कुछ लोगों की नजरों में जलन और नाराजगी है। कई लोग सोच रहे थे
नो बैकग्राउंड वाली रोजली को फीमेल लीड कैसे मिली? फीमेल लीड रेस में पहले compete करने वाली दो एक्ट्रेसेस सबसे ज्यादा नाराज थीं। उन्हें लगता था उनकी एक्टिंग रोजली से कहीं बेहतर है, फिर भी उन्हें सिर्फ सपोर्टिंग रोल्स मिले। जरूर डायरेक्टर के साथ कोई निजी डील हुई होगी। मार्क ने अपना बैकपैक रखकर न्यू लैपटॉप निकाला। डिवाइस अभी हाल ही में $20,000 में खरीदा था। लोग सोच रहे थे बच्चा शायद खेल रहा है, ज्यादा ध्यान नहीं दिया। चुपचाप लैपटॉप कैमरा पूरे रूम की तरफ घुमाकर धीमी आवाज में इंस्ट्रक्शन दी, एलिस यहाँ मौजूद सबकी पब्लिक रिकॉर्ड्स निकालो। ईयरपीस से एलिस की आवाज आई, जी मार्क। स्क्रीन पर सबके हेडशॉट्स नाम के साथ आने लगे, पूरे करियर हिस्ट्री के साथ। ज्यादातर एक्टर्स पहले भी कई फिल्म्स कर चुके थे। करियर रोजली से कहीं आगे था, कोई सिर्फ बैकग्राउंड वर्क में सीमित नहीं थी। नाराजगी बढ़ती जा रही थी। रोजली ने भी थोड़ा नजर घुमाकर स्क्रीन देखा। दिल में हल्का प्रेशर महसूस हुआ। अच्छी बात, इन दिनों एलिस की गाइडेंस से उसकी एक्टिंग काफी इंप्रूव हो चुकी थी। सपोर्टिंग एक्ट्रेस रेचल, जो अम्यूजमेंट पार्क मैनेजर का रोल प्ले कर रही थी, पहले फीमेल लीड compete करके हार चुकी थी। रोजली से पहले से नाराजगी थी। अचानक बोल पड़ी, मैंने सिमंस डायरेक्टर की टूम रेडर स्पिरिट में काम किया है। बॉन्ड डायरेक्टर की लॉस्ट इन स्पेस में भी रोजली ने थोड़ी झिझक भरी आवाज में कहा, अपने रोल का जिक्र नहीं किया। रेचल जानबूझकर सरप्राइज लुकिंग करते हुए पूछती है, मुझे टूम रेडर स्पिरिट बेहद पसंद है, 3 बार देख चुकी हूँ, कभी तुझे स्क्रीन पर देखा ही नहीं। कौन सा कैरेक्टर निभाया था? रोजली का चेहरा शर्म से लाल पड़ गया। सामने सबकी नजरों के बीच धीरे से बोली, एक बिना नाम वाला एक्स्ट्रा रोल था। अच्छा, तो सिर्फ एक्स्ट्रा थी? रेचल मुंह ढककर सरप्राइज होने का नाटक करती है, फिर झूठी माफी मांगती है। चारों तरफ दबी दबी हंसी फैल जाती है। रोजाली सिर झुकाए, चेहरा लाल, कुछ नहीं बोलती। मार के दिल में ठंडा गुस्सा उतर आया। मन ही मन रेचल का नाम भी नोट कर लिया। उसे पता है माँ का सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत सेंसिटिव है, ऐसे पब्लिक एम्बैरेसमेंट से माँ बहुत उदास हो जाएगी। उसे तुरंत मदद करनी थी। आवाज धीमी करके ईयरपीस में ऑर्डर दिया, एलिस, रेचल की सारी पब्लिक जानकारी और गहराई से खोजो। हैकिंग ट्रैकिंग के अनुभव के बाद वो हैकिंग यूज करने से बचना चाहता था, पर एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में लोगों का करियर और काम अक्सर पब्लिकली अवेलेबल होता है। स्क्रीन पर तुरंत रेचल की पूरी डिटेल्स आ गईं। मैंने सुना है आंटी ने वो हॉट पैशन फिल्म में लीड रोल भी किया था, कभी मुझे सिनेमा ले चलोगी वो देखने? ये सुनते ही पूरा रूम ठहाकों से गूंज उठा। मेल एक्टर पीटर ने चिढ़ाते हुए कहा, छोटे भाई, वो फिल्म अभी तेरे लिए अलाउड नहीं। रेचल का चेहरा शर्म से लाल पड़ गया। बच्चे को कुछ नहीं कह सकती। गुस्से में सबको डांट पड़ी। क्यों हंस रहे हो सब? चुप हो जाओ। मार्क ने मासूम एक्सप्रेशन बनाए रखा। दिल में साफ जानता था एलिस ने पहले ही हॉट पैशन को एडल्ट रेटेड फिल्म कैटेगरी में मार्क कर रखा था। बगल में रोजरी ने प्यार से उसका कंधा थपथपाया। आंखों में गर्माहट थी, समझ चुकी थी बेटे ने जानबूझकर उसकी तरफ से माँ का बदला लिया। इसके बाद सबका ध्यान रेचल की तरफ ही मुड़ गया। कोई और रोजली पर फोकस नहीं रहा। हंसी थमते ही केलेब उठकर शूट लोकेशन की तरफ निकलने का ऐलान करता है। सब सामान समेटकर कंपनी की बस में बैठकर एयरपोर्ट पहुंचे। बेल वीडियो कंपनी ने पूरी फ्लाइट बुक कर रखी थी। 2025 लोगों के बैठने के बाद भी कैबिन में काफी खाली सीट्स बची थीं। लॉस एंजलिस से न्यूयॉर्क पूरी दूरी 4000 किलोमीटर, फ्लाइट टाइम 6 घंटे। मार्क ने विंडो सीट चुनी। प्लेन के टेक ऑफ होते ही विंडो से सीधी धूप आने लगी। उसे याद आया सुपरमैन जब एटमॉस्फेयर से बाहर निकलकर अनफिल्टर्ड सनलाइट एब्जॉर्ब करता है तो उसकी एनर्जी एब्जॉर्प्शन एफिशिएंसी कई गुना बढ़ जाती है। इसीलिए उसने स्ट्रेटोस्फीयर में सनलाइट कलेक्शन स्पीड टेस्ट करने का सोचा। प्लेन जोर से गूंजते हुए ऊपर उठा। 10 मिनट में ट्रोपोस्फीयर पार करके स्ट्रेटोस्फीयर में पहुंचा। क्लाउड लेयर नीचे रह गई। सनलाइट इंटेंसिटी लगभग स्पेस जितनी हो चुकी थी। सनलाइट वैल्यू लगातार +1 करके तेजी से बढ़ने लगी। मार्क के दिल में उत्साह उमड़ पड़ा। आखिरकार सनलाइट वैल्यू जल्दी इकट्ठा करने का शॉर्टकट मिल गया। सुपर पावर अपग्रेड के लिए जरूरत हर लेवल के साथ बढ़ती जाती है। अकेले जमीन पर धूप सेकने से सुपर ब्रेन का अगला लेवल अनलॉक करने में कम से कम कई साल लग सकते थे। तमाम कॉन्सेंट्रेटेड सनलाइट डिवाइसेस भी बेअसर साबित होते। स्ट्रेटोस्फीयर में मिलने वाली हाई एफिशिएंसी सनलाइट ने अपग्रेड साइकिल बहुत छोटा कर दिया। उसने मन में तय कर लिया, जैसे ही पर्याप्त फंड्स होंगे प्राइवेट जेट खरीदा जाएगा, डेली लाइफ और काम प्लेन में ही मैनेज करेगा। फ्लाइट न्यूयॉर्क में लैंड होने तक टोटल 3160 सनलाइट पॉइंट्स मिल चुके थे। इतना अमाउंट जमीन पर कलेक्ट करने में पूरा 1 महीना लग सकता था। मार्क ने बैकपैक उठाया, थोड़ा बेन से बाकी सबके साथ प्लेन से नीचे उतरा। लैंड होते ही सनलाइट वैल्यू बढ़ने की स्पीड तुरंत धीमी पड़ी। कैलेब ने शूट लोकेशन के पास पहले से होटल बुक कर रखा था। पूरी टीम गाड़ियों से वहीं पहुंची। रास्ते ने खास तौर पर वार्न किया, न्यूयॉर्क में गैंग्स का नेटवर्क बेहद उलझा हुआ है, बाहर निकलते वक्त झंझट से दूर रहना। लॉस एंजलिस की गैंग्स जनरेशन से चली आ रही थी। लार्ज स्केल कॉन्फ्लिक्ट कम ही होते, कभी कभी तो पुलिस से भी कोऑर्डिनेशन करते थे। न्यूयॉर्क की नई इमर्जिंग गैंग्स रिसोर्सेज के लिए पुराने ग्रुप से लगातार भिड़ती रहती थी। सबने हाँ में सिर हिलाया। कोई डिसाइड किया घर में खुद सिक्योरिटी मेजर्स सेट करना जरूरी है। अगर उसकी माँ प्रीवियस लाइफ मदर फाइनेंशियली टाइट नहीं होती तो वो कभी न्यूयॉर्क शूट नहीं करती। सुपर पावर्स वाले गोल्डन फिंगर होते हुए भी होम में स्ट्रेंथ बढ़ाना ही सबसे सेफ रास्ता है। सब होटल पहुंचे, अपने अपने रूम्स में अलॉट हुए। मार्क अभी कमरे में घुसा ही था कि फोन बज उठा। रिसीव करते ही यंग मेल की आवाज आई, बॉस, आज सारे मनी ऑर्डर्स एक्सचेंज हो चुके हैं। पूरा अमाउंट आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया गया है। सारी बायर्स की ईमेल लिस्ट भी तैयार करके आपकी मेल पर भेज दी गई है। बहुत मेहनत की तुमने रोजर। मार्क ने कॉल कट की।
रोजर उसका नया हायर्ड एम्प्लॉय था, जो मनी ऑर्डर्स एक्सचेंज और बायर्स ईमेल कलेक्शन का काम पूरी तरह संभालता था। गेम की पॉपुलैरिटी लगातार बढ़ती जा रही थी। हर दिन हजारों ऑर्डर्स आते। पोस्ट ऑफिस से इतनी ईमेल लिस्ट मैनेज करना काफी टाइम कंज्यूमिंग हो चुका था। इसलिए मार्क अब रोजली पर यह लोड नहीं डालना चाहता था। एलिस, सारे बायर्स को अनलॉक कोड भेज दो। मार्क ने ऑर्डर दिया। फिर मिलिट्री इक्विपमेंट वेबसाइट खोलकर सिक्योरिटी गियर ब्राउज करने लगा। बैंक अकाउंट बैलेंस $1 मिलियन पार कर चुका था। अब हर जगह छोटी छोटी बचत करने की जरूरत थी। सबसे पहले $2 लाख खर्च करके 5 टॉप क्वालिटी स्मॉल ड्रोन्स खरीदे। फिर $10,000 से ज़्यादा खर्च करके 2 इलेक्ट्रिक शॉट गन्स और मैचिंग इंसुलेटेड ग्लव्स, बूट्स, प्रोटेक्टिव वेस्ट भी साथ में ऑर्डर किए। सिर्फ 5 साल का था, लीगली वेपन कैरी नहीं कर सकता था। बॉडी स्ट्रेंथ भी नॉर्मल गन की रिकॉइल नहीं झेल सकती थी। इलेक्ट्रिक शॉटगन बिना रिकॉइल वाली फिलहाल सबसे उपयुक्त सेल्फ डिफेंस टूल थी। नॉर्मल वर्जन्स की पावर बहुत कम होती है, हिट करने पर बस दर्द होता, ओपोनेंट को कंप्लीटली डिसेबल नहीं कर पाती। इसलिए उसने अलग से ऑर्डर किया। डिसअसेंबली टूल्स और इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स भी मंगवाए। प्लान था खुद इन्हें मॉडिफाई करना। इलेक्ट्रिक शॉक गन्स को खुद से मॉडिफाई करना लीगली अलाउड नहीं, पर असली डेंजर आने पर रूल्स फॉलो करने का वक्त नहीं मिलता। 3 दिन तेजी से बीत गए क्योंकि शूटिंग अभी ऑफिशियली शुरू नहीं हुई थी। केलर टीम के साथ लोकेशन सेटअप में लगा था। रोजली और बाकी एक्टर्स हर रोज स्क्रिप्ट रिहर्स करते रहे। मार्क एक बार सेट देखने गया, फिर बोरियत से रूम में अकेला बैठकर एलिस की कोडिंग ऑप्टिमाइज करता रहा। रोजली फीमेल होने की वजह से पूरे समय रिहर्सल में रहती। अपनी एक्टिंग स्किल्स दिखाने के बाद अब ज्यादातर एक्टर्स उसे एक्सेप्ट करने गए थे। सिर्फ रेचल और उसकी दोस्त अब भी सार्कास्टिक कमेंट्स और टॉन्टिंग करती रहती। रोजली टेम्परामेंट से जेंटल थी, पब्लिकली आर्ग्यू करना नहीं चाहती, बस मन ही मन दबाती जाती। तीसरे दिन सुबह मार्क ने रोजली को कॉल किया। माँ, मैंने ऑनलाइन ऑर्डर किया था, होटल गेट पर सामान आया है, नीचे जाकर रिसीव कर लो। सारे आइटम्स रोजली के नाम पर ऑर्डर किए गए थे। माइनर डायरेक्टली कलेक्ट नहीं कर सकता। रोजली नीचे जाकर पेमेंट क्लियर करके डिलीवरी बॉय से बड़े बॉक्सेस उठवाकर माँ के रूम में शिफ्ट करवाती है। पूरे रूम में भरे बॉक्सेस देखकर उलझन में पूछती है, तूने क्या क्या खरीद लिया? हमारी सेफ्टी के लिए जरूरी इक्विपमेंट। मार्क दरवाजा बंद करके बॉक्सेस खोलने लगता है। रोजली बॉक्सेस में ड्रोन्स देखकर पूछती है, इतने सारे ड्रोन्स क्यों? बॉटम में रखे इलेक्ट्रिक गन्स पर उसका ध्यान नहीं गया। बाहर निकलते वक्त एलिस से ड्रोन्स हेड के ऊपर हवर करवाऊंगा, हमेशा सराउंडिंग स्कैन करती रहेगी, कोई पोटेंशियल डेंजर हो तो पहले ही पता चल जाएगा। मार्क असेंबल करते हुए एक्सप्लेन करता रहा। टूल्स जोड़ने के बाद एलिस को इंस्ट्रक्शन दी, होटल के आसपास पूरे एरिया को स्कैन करके सेफ्टी रिस्क चेक करो। समझ गई मार्क। एक ड्रोन विंडो से बाहर उड़ान भरता है। आसपास की बिल्डिंग्स, अपार्टमेंट्स, शॉपिंग मॉल्स, होटल्स के आसपास लो ऑल्टीट्यूड पर धीरे धीरे स्कैन करता है, थोड़ी थोड़ी देर रुकते हुए, ताकि किसी को शक ना हो। माँ बेटा स्क्रीन पर लाइव फीड देखने लगते हैं। ये सिर्फ डिवाइस टेस्टिंग के लिए था। तभी अचानक तेज अलार्म बज उठता है। डेंजर टारगेट डिटेक्टेड, डेंजर टारगेट डिटेक्टेड। स्क्रीन फ्रीज हो जाता है, दोनों का चेहरा तन जाता है। ड्रोन का कैमरा बगल वाले होटल की विंडो पर फोकस होता है। पर्दे की दरार से एक भारी बदन, नस्ल भेदभाव के तेवर वाला वाइट युवक दिखता है। बिनोकुलर्स पकड़े हुए हिल्टन होटल की तरफ देख रहा है। पैर के पास स्नाइपर राइफल का आधा हिस्सा नजर आ रहा है। बेहद डरावना नजारा। रोजली चीख पड़ी, चेहरा सफेद हो गया। पहले उसे लगता था मार्क बेवजह इतनी सावधानी बरतता है, अब असली डर महसूस हुआ। मार्क ने माँ को दिलासा दी, डरने की जरूरत नहीं, इसका टारगेट हम शायद नहीं है। बिनोकुलर्स होटल की टॉप फ्लोर रूम पर फोकस थी। बात करते करते तेजी से विंडो पर जाकर शटर्स बंद कर दिए, कर्टेन्स पूरी तरह खींच दिए। बिना दखल दिए ड्रोन्स ने होटल के सराउंडिंग्स का पूरा एक राउंड लिया। इसी दौरान एक आर्म्स डील, 3 ड्रग ट्रांजैक्शंस, 2 शूटिंग इंसिडेंट्स रिकॉर्ड कर लिए। सीन्स पल भर में गुजर जाते, नॉर्मल इंसान समझ ही नहीं सकता। एलिस ने फ्रेम बाय फ्रेम हर इरेगुलर मोमेंट कैप्चर करके तुरंत मार्क के डिवाइस पर भेज दिया। न्यूयॉर्क कितनी बुरी हालत में है। रोसाली एलिस के हाईलाइटेड फुटेज को देखकर हैरानी से आंखें फैला बैठी। मार्क को पता था इतनी क्लैरिटी सिर्फ एलिस की ड्रोन सर्वेलेंस से ही पॉसिबल थी, वरना वो सिर्फ शहर की चमक दमक ही देख पाते, अंदर की सच्चाई छुप जाती। दोपहर बाद मार्क के ऑर्डर किए हुए टूल्स पहुंच गए। रोसाली से ऊपर पहुंचवाए। अपने हाथ से दोनों इलेक्ट्रिक शॉक गन्स मॉडिफाई करना शुरू किया। ओरिजिनल गन्स 50,000 वोल्ट्स, 3 मिली एम्पियर करंट, मैगजीन में 5 इलेक्ट्रोड नीडल सेट्स होते थे। नॉर्मल इंसान शॉट खाते ही जमीन पर गिर जाता। बहुत स्ट्रांग बॉडी वाला भी सिर्फ हल्की चुभन महसूस करता। मार्क को समझ आया, इतनी पावर तो टॉय जैसी है। प्लास्टिक केसिंग खोलकर अंदर की सर्किट बोर्ड देखी। पहले से पूरा सर्किट डायग्राम पढ़ चुका था। टेस्ला कॉइल, हाई फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रॉनिक्स, हाई वोल्टेज टेक्नोलॉजी, सब कुछ आसानी से समझ में आया। पुराने पार्ट्स निकालकर नए कंपोनेंट्स फिट किए। पहली गन मॉडिफाई करने के बाद वोल्टेज बढ़कर 2 लाख वोल्ट्स, करंट 100 मिली एम्पियर हो गया। हिट होते ही ओपोनेंट का हार्ट तुरंत रुक जाएगा, ऑन स्पॉट डेथ। पहली गन तैयार करने के बाद दूसरी गन बनाई, इसे सीधे 10 लाख वोल्ट्स तक बढ़ाया। पावर डबल हो गई, पर एंड्योरेंस काफी कम हो गया। ओरिजिनल गन 180 सेकंड्स तक कंटिन्यूअसली डिस्चार्ज कर सकती थी। पहली मॉडिफाइड गन सिर्फ 20 सेकंड्स, दूसरी सिर्फ 5 सेकंड्स। लीथल पावर की तुलना में बैटरी लॉस उसे नजरअंदाज लायक लगा। मार्क ने हल्की सांस छोड़ी, दूसरी गन शायद कभी यूज ही नहीं होगी। नॉर्मल एनिमीज के लिए पहली गन ही काफी है।
पर उसे पता था दुनिया में म्यूटेंट्स, एलियंस, साइबॉर्ग्स भी होते हैं। नॉर्मल ह्यूमंस के लिए बना वेपन इन स्पेशल एंटिटीज को कंट्रोल नहीं कर पाएगा। शाम 8 बजे कैलेब ने पूरी क्रू को इकट्ठा किया। कल ऑफिशियल शूट शुरू होगी। आज रात मेरी तरफ से सब बाहर चलते हैं हीटरिंग के लिए। सब एक्साइटमेंट से हाँ बोलने लगे। कैलेब, मुझे यहीं रुकना होगा, मार्क की देखभाल के लिए। आप सबके साथ नहीं जा पाऊंगी। रोजली ने पोलाइटली मना कर दिया। पहले वो साथ जाने के लिए तैयार होती। मार्क के केयरफुल नेचर की वजह से कमरे में अकेला रहना भी सेफ था, पर एलिस की ड्रोन फुटेज से मिले न्यूयॉर्क के डरावने नज़ारे देखने के बाद उसका बाहर जाने का बिल्कुल मन नहीं रहा। वो बस होटल में सुरक्षित रहते हुए शूट खत्म करते ही तुरंत वापस निकलना चाहती थी। कैलेब को कोई आर्ग्यूमेंट नहीं सूझा। मजबूरन बाकी क्रू को लेकर होटल से निकल गया। स्टार्क मैंशन में टोनी अपने हेयर स्टाइल सेट करके परफ्यूम लगाकर डोर से निकलने ही वाला था, एक ग्लैमरस मॉडल के साथ डेट पर जाने के लिए। सर, मार्क का सेल्फ डेवलप गेम हाल ही में पूरे इंटरनेट पर वायरल हो चुका है, क्या आपने देखा? जार्विस की आवाज अचानक आई। स्टार्ड्यू वैली पूरे गेम फोरम्स पर छा गया है। कई रिव्यू प्लेटफॉर्म्स ने 9.5 यहां तक कि परफेक्ट स्कोर दिया। लगातार नए प्लेयर्स जुड़ते जा रहे हैं। मार्क ने अपनी आइडेंटिटी जानबूझकर छुपाई थी, पर जार्विस ने आसानी से सोर्स ट्रैक करके पूरी जानकारी टोनी को सच सच बता दी। 5 साल का बच्चा कैसा हो सकता है गेम? टोनी बेफिक्री से बोला। उसका पूरा ध्यान डोर के बाहर वाली डेट पर था। वो खुद भी अक्सर गेम्स खेलकर रिलैक्स करता था, पर उसे यकीन नहीं था कोई बच्चे का बनाया गेम इतना मज़ेदार हो सकता है। एक पैर डोर से बाहर निकालते ही वो रुक गया, फिर वापस मुड़ गया। ठीक है, देख ही लेता हूँ ये छोटा लड़का क्या बना सका है। टोनी स्टडी रूम में जाकर कंप्यूटर खोलता है, गेम डाउनलोड करके इंस्टॉल करता है, खेलना शुरू करता है। सोचा था बस थोड़ी देर देखकर डेट के लिए निकल जाएगा, पर बिना पता चले आधा घंटा गुजर गया। डेट की बात दिमाग से पूरी तरह उतर गई। जब पेमेंट पॉपअप आया तब जाकर होश आया। ये छोटा शैतान गहरी सांस लेकर जार्विस से कंफर्म किया, ये गेम सच में इस 5 साल के बच्चे ने अकेले बनाया है। जी हाँ सर, मार्क ने 3 हफ्तों में इसे अकेले डेवलप किया। जवाब मिलते ही टोनी को पहली बार लगा उसे कोई सेम एज कॉम्पिटिटर मिल गया है। माउस मूव करके ऑर्डर दिया जार्विस को। रजिस्ट्रेशन कोड डालो, गेम कंटिन्यू करो। सर, पेमेंट रिस्ट्रिक्शन को खुद। टोनी बेफिक्री से बोला। मार्क का बनाया पेमेंट लॉक जार्विस के सामने बिल्कुल कमजोर पड़ गया। इंस्टेंटली बाईपास हो गया। बाईपास होते ही जार्विस ने और खबर दी, रोजली और मार्क अभी न्यूयॉर्क में शूट के लिए पहुंचे हैं, हिल्टन होटल में स्टे कर रहे हैं। टोनी का हाथ अचानक रुका। मुंह से बेफिक्री दिखाते हुए बोला, वो आए तो आए, मुझसे क्या मतलब? पर उसके हाथ हल्के से कांप रहे थे। अंदर की भावनाएं छुप नहीं पाई। अगली सुबह कैलब टीम को लेकर बस से शूट लोकेशन ड्रीम किड्स पार्क के लिए निकला। वो होटल रूम से एक ड्रोन साइलेंटली उड़ान भरता है, बस के ऊपर हवर करता है। किसी को आइज नहीं पड़ती। एलिस पूरे रास्ते मॉनिटर करती रहती है। पार्क के बाहर टेम्परेरी क्लोज का बोर्ड लगा था। अंदर बहुत सारे बैकग्राउंड आर्टिस्ट्स और क्रू मेंबर्स इकट्ठे थे। रोजली बाकी एक्ट्रेसेस के साथ मेकअप रूम में जाकर तैयार हुई। कैलेब ने ऑफिशियल स्टार्ट की घोषणा की। सीन 1, टेक 1, एक्शन। पूरी क्रू तुरंत काम पर लग गई। पहली सीन में रोजली का कैरेक्टर जोआना पेरी 6 महीने से अनएम्प्लॉयड थी। बड़ी मुश्किल से पार्क में मास्कॉट परफॉर्मर की जॉब मिली थी, पर रेंट न भर पाने की वजह से लैंडलॉर्ड ने बेटे कार्ल समेत घर से निकाल दिया। अब पार्क की स्टाफ डॉर्मिटरी में रहना पड़ रहा है। इस सीन में एक्टिंग का लेवल काफ़ी हाई डिमांड करता है। सिंगल मदर की अनएम्प्लॉयमेंट और डिस्पोजेशन की हेल्पलेसनेस, नौकरी मिलने की खुशी, मजबूरी में डिस्प्लेस्ड होने का दर्द, सब लेयर्स दिखाने थे। पहले जैसे सिचुएशन होती तो रोजली को कैलेब लाइन बाय लाइन गाइड करना पड़ता। बहुत सारा टाइम टेक्स होता रिहर्सल में। एलिस के सिस्टम से ट्रेनिंग लेने के बाद उसकी एक्टिंग काफ़ी बेहतर हुई थी। पूरी सीन एक ही टेक में पूरी हो गई। मार्क बगल में खड़ा कैरेक्टर कार्ल निभा रहा था। बिल्कुल इनोसेंट, नाइव, बिल्कुल नेचुरल। आसपास वालों को लगा शायद वो खुद ही ऐसा है। ज़्यादा किसी ने ध्यान नहीं दिया। कट। रोजली की परफॉर्मेंस शानदार रही। कैमरा रुकते ही कैलेब सबसे पहले क्लैप करता है। बाकी क्रू भी साथ ज्वाइन करती है। पहले वो सिर्फ मार्क की वजह से रोजली को फीमेल लीड देने पर राजी हुआ था, पर उसकी परफॉर्मेंस उम्मीद से कहीं बेहतर निकली। स्मूथ शूट की वजह से सुबह में ही 8 सीन्स पूरी हो गईं। दोपहर के खाने के बाद सब फिर काम शुरू करने वाले थे कि अचानक 10-12 अलग अलग नस्ल के सूट पहने युवक स्टाफ मेंबर्स को धक्का देकर सीधे सेट में घुस आए। कैलेब शूट रोककर उनसे बात करने आगे बढ़ा। हाई रिस्क टारगेट्स डिटेक्टेड। एलिस ने ईयरपीस पर तुरंत मार्क और रोजली दोनों को वार्निंग दी। दोनों का चेहरा तुरंत गंभीर हो गया। मार्क ने तुरंत बैग से पोर्टेबल डिस्प्ले निकाला। ड्रोन फुटेज स्क्रीन पर आ गई। आने वाले लोगों के कोट्स के नीचे होस्टर और गन ग्रिप साफ दिख रहे थे। दोनों तुरंत अलर्ट हो गए, नजरों से आसपास कवर ढूंढने लगे। मार्क ने इंसुलेटेड ग्लव्स पहन लिए, कभी भी मॉडिफाइड इलेक्ट्रिक गन निकालने के लिए तैयार। ये ग्रुप सेट में घुसने के बावजूद डायरेक्ट एक्शन में ले रहा था, बस चारों तरफ नजर घुमा रहा था, फोन से फोटोज ले रहा था। कैलेब ग्रुप के लीड वाइट यूथ के पास जाकर कुछ बातें करता है। कैश की एक बंडल उसकी तरफ बढ़ाता है। यूथ थोड़ी फॉर्मल पोलाइटनेस दिखाकर पैसे लेकर सबको साथ लेकर निकल जाता है। खतरा टल गया। रोजली और मार्क राहत की सांस लेते हैं। सच में गुस्सा आता है। न्यूयॉर्क की गैंग्स बिल्कुल कानून की परवाह नहीं करती। कैलेब वापस आकर धीरे से कंप्लेन करता है,
हॉलीवुड वीडियो कंपनीज के पास फंड्स, लीगल टीम, सिक्योरिटी सिस्टम सब स्ट्रांग होता है। नॉर्मल गैंग सीधे प्रोटेक्शन मनी मांगने की हिम्मत नहीं करती। इनकी क्रू न्यूयॉर्क में नहीं थी। बिना किसी बैकअप के एक्सटॉर्शन का सामना करने पर पैसे देकर मामला शांत कराना ही आसान था। मन शांत करके कैलेब फिर से शूट रिज्यूम करने का ऑर्डर देता है। पूरी क्रू को लगता है मामला यहीं खत्म हो गया। फिर से दोपहर की शूटिंग में लग जाते हैं। किसी को अंदाजा नहीं होता कि जो ग्रुप प्रोटेक्शन मनी लेकर गया था, ग्रुप के कुछ कदम आगे जाकर रुकने पर लीड व्हाइट यूथ हाई डेफिनेशन कैमरा निकालता है, सेट की कई डजन फोटोज खींचता है। आधे घंटे बाद वो युवक किसी ऑफिस बिल्डिंग में घुसकर लिफ्ट से टॉप फ्लोर ऑफिस में पहुंचता है। बॉस, वो डेस्क के पीछे बैठे मोटे भारी मिडिल एज व्हाइट आदमी के सामने झुककर सलाम करता है। इस आदमी का नाम है डेरिक, ब्लैक फायर गैंग का हेड। गैंग में करीब 200 मेंबर्स हैं। साउथ लेक स्ट्रीट और ऑकलैंड स्ट्रीट दो इलाके कंट्रोल करते हैं। इलीगल कैसीनो, ड्रग ट्रेड, ह्यूमन ट्रैफिकिंग जैसे धंधे चलाते हैं। भगाई हुई महिलाओं को पहले ड्रग्स से कंट्रोल किया जाता, फिर उन्हें एंटरटेनमेंट वेन्यूज में भेजकर प्रॉफिट कमाया जाता। डायरेक्ट सिगार मुंह में दबाए पूछता है, क्या पता क्रू का बैकग्राउंड? पूरी रिपोर्ट सुनने के बाद पता चलता है बेल वीडियो कंपनी हॉलीवुड की एक मिड बाय स्मॉल टियर कंपनी है। क्रू में कोई ए लिस्ट स्टार नहीं। दामिर कैमरा देता है। आंखों में एक अजीब स्मर्क आता है। क्रू की कई एक्ट्रेसेस बेहद खूबसूरत हैं, फिगर भी बढ़िया। डेरिक कैमरा लेकर स्वाइप करता जाता है। नॉर्मल ब्यूटी उसका इंटरेस्ट खत्म कर चुकी है। बात बात में मुंह से इशारा करता है, ये सब पब्लिक फिगर्स हैं, कुछ भी हो जाए तो इंस्टेंट कंट्रोवर्सी। इनके साथ कुछ करना है तो बहुत सावधानी से, गैंग का नाम बीच में नहीं आना चाहिए। आखिरी फोटो तक पहुंचते ही कैमरा में रोजली की गोद में खड़े मार्क की फोटो पर डेरिक की नजर टिक जाती है। आंखों में अचानक चमक आती है। वाह, ये बच्चा तो बेहद प्यारा है, बिल्कुल एंजल जैसा। हाथ से इशारा करके दामिर से कहता है, फोटो की तरफ इशारा करते हुए, इस बच्चे की पूरी आइडेंटिटी पता करो। ये है इसी एक्ट्रेस रोजली का बेटा। बच्चे का एग्जैक्ट नाम अभी पता नहीं। दामिर सिर हिलाकर नजर उठाकर डेरिक को देखता है। मैं आदमी भेजकर डिटेल्स निकलवाता हूँ। पहले सारी अटेंशन एक्ट्रेसेस पर थी। मार की फोटो सिर्फ इत्तेफाक से क्लिक हो गई थी। बच्चे की आइडेंटिटी अलग से चेक नहीं की थी। किसी को यकीन नहीं था वो डेरिक, जो हमेशा सिर्फ विमेन में इंटरेस्ट रखता था, इस बार एक छोटे लड़के के लिए इतना सीरियस हो जाएगा। इतना ज्यादा मत सोच, मेरी पसंद वही पुरानी है। डेरिक दामिर के सिर पर एक हल्की चपत मारता है। हाल ही में एक बड़ा वीआईपी रिलोकेट हुआ है। अगर हमें कोई हैंडसम लड़का मिल जाए और उसे इस वीआईपी को भेजा जाए तो ब्लैक फायर गैंग के साथ डीप पार्टनरशिप बन सकती है। बहुत सारे चैनल्स और प्रॉफिट्स मिल सकते हैं। क्या ये मिस्टर एप्स्टीन की बात हो रही है? दामिर तुरंत समझ जाता है। आंखों में एक्साइटमेंट की चमक आती है। बिल्कुल वही आदमी है। फेडरल लेवल टॉप वेल्थ और पावर कनेक्शंस रखता है। उसका साथ मिल जाए तो गैंग का बिजनेस एक और लेवल तक पहुंच सकता है। मैं अभी जाकर इस बच्चे को उठा लाता हूँ। दामिर तुरंत उठकर एक्शन लेने वाला होता है। पहले पूरी तरह इस लड़के का बैकग्राउंड वेरीफाई करना जरूरी है। हमेशा पुलिस हमारी हरकतों पर नजर रखती है। कोई भी सबूत नहीं छोड़ना चाहिए। ब्लैक फायर गैंग कभी उन टारगेट्स पर हाथ नहीं डालती जिन्हें हम झेल न सके। हमेशा बाहरी टूरिस्ट को टारगेट करते हैं, लोकल लोगों से बचते हैं। इसीलिए पुलिस कभी हमें पूरी तरह पकड़ नहीं पाई। मार्क को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि वो अब गैंग का सबसे बड़ा टारगेट बन चुका है। अगले 2 दिन वो हर रोज रोजली के साथ पार्क में शूट देखने जाता रहा। दोनों की एक्टिंग उम्दा होने की वजह से शूट काफी तेजी से आगे बढ़ रही थी।